हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता है आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने नियंत्रण और समन्वय को कंप्लीट किया था और उसको बेहद ही बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है ना मैंने आपको उसको समझाने की कोशिश किया था और शायद आप लोगों ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा भी था और सबका रिव्यू जो है बहुत ही पॉजिटिव था। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं जीव जनन कैसे करते हैं, यानी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर कितना, चैप्टर नंबर 8 जो है ना आज हम लोग देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम जो है जीव जनन कैसे करते हैं। अभी मैंने बताया आपको जीव जनन कैसे करते हैं, मतलब है कि मेरे दोस्त हम कुल मिलाकर बात यहां पर ये करें कि हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ने वाले बच्चा, रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो आइए सभी बच्चे तैयार हो जाइए और प्यार से यहाँ पे जुड़ जाइए और लास्ट लास्ट तक बने रहिएगा। काफी खूबसूरत तरीके से मैंने इसको पढ़ाया है और बहुत ही मजे से और बहुत ही प्यार से जो है मैंने चीजों को समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जो है इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और लुत्फ उठाएंगे और मजे लेंगे इस चैप्टर का ना। तो हम तो जानते हैं भैया इस चैप्टर का रेटिंग बहुत ही ज्यादा होता है और बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है पढ़ने में। तो आइए उस इंटरेस्ट को और बढ़ाते हैं और मजे से जो है ना हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं और आपको पढ़ाने की कोशिश भी हम यहाँ पर करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। मेरे तो चर्चा में आएगा सबसे पहले जनन। चर्चा में क्या आने वाला है बच्चा, तो सबसे पहले यहाँ पर चर्चा में जो है ना गुरुजी आने वाले हैं जनन आने वाले हैं। आखिर जनन का मतलब होता क्या है, आखिर जनन का मतलब होता क्या है, ये आपके मन मस्तिष्क में भैया हमारे ये स्पष्ट रूप से चल रहा होगा कि गुरुजी सच में जनन का मतलब होता क्या है। ये हमने आज तक इस चीज को समझा नहीं। मतलब आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा मेरे दोस्त कि एक आपने कुत्ता और कुतिया पाली, अगले दिन मतलब अगले साल या फिर 2 साल 3 साल के बाद आपके घर से ना भरमार लग गया कुत्ता और कुतियों की, है ना। या फिर आपने देखा गाय पाला, फिर आपके बछड़े आए, है कि नहीं, फिर उसके आगे जो ना वो बछड़े आए। या फिर एक पेड़ लगाया, उसके अगल बगल आपने देखा कितने सारे पौधे जो ना वो निकल कर सामने आ गए। आखिर कभी सोचा वो कैसे होता है, या फिर हम लोग की जो ना उत्पत्ति वो कैसे हुई है, हम लोग का जन्म जो ना वो कैसे हुआ, किससे हुआ, तो मम्मी पापा से हम लोग का जन्म हुआ है कि नहीं। तो ये आखिर ये प्रोसेस होता क्या है, उसी को तो हम लोग जनन कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह है मेरे दोस्त, जीवों को अपने जैसी संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, जनन कह देते हैं। क्या कहते हैं बता बच्चा मेरे, उसको हम लोग कह देते हैं जनन। यानी कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह कहा गया कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करता है ना, अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है ना, उसे हम लोग क्या कह देते हैं मेरे दोस्त, बताओ जल्दी से फटाफट। उसी को हम लोग कह देते हैं जनन। क्या कह देते हैं बच्चा, हम लोग जनन कह देते हैं। बात क्लियर ना। चल भाई बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने समझ गया होगा, है ना। कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी, है ना, सब जनन में तो जनन करते हैं। और आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जनन क्यों आवश्यक है। आप लोगों से पूछा जाएगा मेरे दोस्त आवश्यक क्यों है आखिर, है ना, ये आवश्यक क्यों है। आपसे अगर पूछा जाए कि भैया मेरी ठीक है ये आवश्यक क्यों है, आवश्यक क्यों है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे, बताओ कि गुरुजी आवश्यक क्यों है। अपने को चाहिए भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली, है ना, अपने जैसे संतान चाहिए अपने को, है कि नहीं, इसीलिए आवश्यक है। हाँ वो तो आवश्यक है, लेकिन मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा क्या है, इसको समझने वाली बात है। तो यहां पर जो मेन मुद्दा ये है बाबू मेरे, कि हर एक जीव चाहता है ना, हर एक जीव चाहता है कि इस पृथ्वी पर अपने स्टेबिलिटी को बरकरार रखे, अपने स्थायित्व को बरकरार रखे, अपने आप कह सकते हो मेरे दोस्त ना अपनी निरंतरता को बरकरार रखे, अपनी निरंतरता को बरकरार रखे। अगर सोचो कि अगर ये जनन की प्रक्रिया नहीं होती तो हम लोग कब का निपट गए होते, यानी इस पृथ्वी से मानव जाति समाप्त हो गई होती, या फिर इस पृथ्वी से पेड़ पौधे की प्रजाति समाप्त हो गई होती, या फिर जितने भी जीव जंतु हम लोग आज देख पा रहे हैं अपनी आंखों से वो कहीं ना कहीं जनन का परिणाम स्वरूप है। अगर जनन नहीं होता तो उसको हम लोग नहीं देख पाते, अपने जीवन में तो कभी नहीं देख पाते। क्यों भाई, क्योंकि बहुत पहले ही वो निपट गए होते, तो हम लोग भी तो निपट गए होते, ले दे कि हमारा भी वही होता हाल। तो ये जनन ही एक ऐसी प्रक्रिया है कि हर एक जीव जो है ना अपनी जाति को, अपनी प्रजाति की जो निरंतरता है इस पृथ्वी पर बनाए रखता है। यानी हमारे दादा परदादा पूर्वज रहे होंगे कभी, है ना, उन्होंने जनन किया, जनन करते 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 हम लोग यहाँ पहुंचे, हम लोग की भी शादी विवाह होगी और हम लोग ने भी जनन करना है और हम लोग के भी क्या होंगे मेरे दोस्त, संतान उत्पन्न होंगे, फिर वो अपना आगे का वंश चलाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है ना हर एक प्रजाति, हर एक जीव जो है ना वो चाहता कि अपनी निरंतरता यहाँ पर बनी रहे। तो यानी यहाँ पर आप कह सकते हो कि जीवों की अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए, है ना, जीवों की अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपनी निरंतरता निरंतरता है ना बनाए रखने के लिए मेरे दोस्त क्या ना, बनाए रखने के लिए मेरे दोस्त क्या ना जनन आवश्यक है। रखने के लिए क्या है मेरे दोस्त, लिए जनन आवश्यक है। यानी अपनी निरंतरता बनाए रखना है तो जनन आवश्यक है, बस बात खत्म, और क्या चाहिए। आगे आइए बाबू मेरे हम लोग बढ़ते हैं, जनन के प्रकार आप देखते हैं।
किसकी बात करेंगे हम लोग? जनन के प्रकार देखेंगे। और जनन के प्रकार के बारे में हम क्या ही बताएं आपको, है ना। दो प्रकार के जनन होते हैं, है ना, ये सब बच्चे जानते हैं पहले से भाई। इसमें बच्चे जरा बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, तो हमें उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये सारी चीजें जो ना वो याद होगी और पहले से दिमाग में उसके छपे होंगे, है ना। तो जनन के बाबू मेरे दो प्रकार होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कहते हैं, और एक को लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में किसी प्रकार का कोई भी लैंगिक पार्ट जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी जननांगों का उसमें इस्तेमाल नहीं होता, किसमें? अलैंगिक जनन में। और लैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें जननांगों का इस्तेमाल होता है कि नहीं बच्चा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसमें क्या होता है बच्चा? इसमें जननांगों का क्या होता है मेरे दोस्त? इसमें उपयोग होता है। जननांगों का इसमें क्या होता है मेरे दोस्त? उपयोग होता है। यानी कुल मिलाकर बात क्या है यहाँ पर? नर और प्लस क्या मेरे दोस्त? मादा के मिलने से क्या होता है मेरे दोस्त? है ना, यहाँ पर ये लैंगिक जनन होता है। यार एक सेकेंड, ये तो हम भूल ही गए यार। ओके ना। तो हम क्या बोल रहे थे बाबू मेरे? तो हम यही बता रहे थे कि इसमें जननांगों का उपयोग होता है। यानी कहने का मतलब क्या मेरे दोस्त? इसमें नर और मादा जो है ना वो इसमें सहभागिता लेते हैं अपनी, है ना। लेकिन इसमें बाबू मेरे किसी प्रकार कोई भी जननांगों का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है। इसमें किसी प्रकार के जनन अंगों का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है। इसमें एकल जीव जो है वो भाग लेते हैं, इसमें दो जीव बाबू मेरे भाग लेते हैं। तो बस यही कॉमन सा अंतर है, फिर हम बाकी की आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगर अलैंगिक जनन की बात करें मेरे दोस्तों, अलैंगिक जनन के अनेक माध्यम है जिसके माध्यम से अलैंगिक जनन बाबू मेरे यहाँ पर होता है। एक को हम लोग कहते हैं विखंडन, एक को कहते हैं मुकुलन, एक को कहते हैं पुनर्जनन, एक को कहते हैं बीजाणु जनन। यानी यहाँ पर अलग अलग प्रकार के, अनेक प्रकार के यहाँ पे कह सकते हो मेरे दोस्त जो ना वो क्या है यहाँ पर अपने पास जो ना ये कह सकते हो अलैंगिक जनन जो ना अलग अलग तरीके से बाबू मेरे यहाँ पर जो ना वो होता है। अलग अलग तरीके से यहाँ पर लैंगिक जनन बाबू मेरे होता है, ठीक ना। अब देखते हैं हम लोग बारी बारी से विखंडन क्या होता है, फिर मुकुलन क्या होता है, पुनर्जनन क्या होता है, फिर बीजाणु जनन क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी थोड़ा सा हासिल करेंगे। फिर बाकी के काम जो है ना वो आगे होते रहेगा। अब जरा ध्यान से और प्यार से देखिएगा मेरे दोस्त, इसमें क्या है? विखंडन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं बाबू मेरे? हम विखंडन की बात कर रहे हैं। तो विखंडन बाबू मेरे दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है विखंडन? दो प्रकार का। एक को हम लोग कहते हैं द्विखंडन कहते हैं, और एक को कहते हैं बहुखंडन, है ना। एक को कहते हैं द्विखंडन और एक को कहते हैं बहुखंडन। द्विखंडन का मतलब क्या होता है आप सब जानते हो। द्विखंडन यानी विखंडन का मतलब ये होता है मेरे दोस्त टूटना। विखंडन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? टूटना होता है। विखंडन का मतलब ही होता है टूटना, सीधी सी बात है। तो ये क्या हो जाता है मेरे दोस्त? ये टूटते हैं, है ना। एकल जीव जो है वो टूटते हैं और टूट करके नए जो है ना जीव की उत्पत्ति होती है। एकल जीव जो है वो टूटते हैं और नए जीव की उत्पत्ति होती है, तो मतलब वही है। अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं विखंडन, यानी एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन। द्विखंडन में क्या होता है? एकल जीव जो है ना वो दो भागों में टूटेगा और नई संतति की क्या करेगा मेरे दोस्त? उत्पत्ति करेगा, यानी नया संतान का निर्माण करेगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो यहाँ पर एकल जीव भैया में टूटता है तो दो भागों में टूटेगा, है ना। तो इसमें एग्जाम्पल में हो जाएगा पैरामीशियम और अमीबा की हम लोग बात कर लेंगे। अमीबा और पैरामीशियम अब मेरे एकले होते हैं, एकल होते हैं और भैया में टूटते हैं। जैसे मान लो कि ये अपना क्या हो गया? अमीबा हो गया, है ना। इसमें क्या होगा मेरे दोस्त? ये धीरे धीरे कुछ इस प्रकार से जो ना अपनी संरचना बनाएंगे, है ना। ये पहले न्यूक्लियस बटेगा, फिर भैया ये दो भागों में बट जाएंगे, है ना। ये दो भागों में यहाँ पे क्या हो गया? ये बट गए। तो आपने देखा यहाँ पर एकल जीव जो था, ये एकल जीव था भैया मेरे दो भागों में यहाँ पर बट गया, यानी खुद को दो भागों में बांट लिया। लेकिन यहाँ पर अगर बहुखंडन की बात करें तो इसमें कोई निश्चित नहीं है, दो से अधिक भागों में भैया में ये टूटते हैं, दो से अधिक भागों में ये टूटते हैं और प्रत्येक टुकड़ा जो है एक नया जीव का निर्माण करता है। तो इसमें आपका सबसे बढ़िया जो है ना वो एग्जाम्पल हो जाएगा प्लाज्मोडियम। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल की बात करें बच्चा क्या हो जाएगा? इसमें प्लाज्मोडियम हो जाएगा, याद रखना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मतलब समझते हो ना, मलेरिया का परजीवी है। क्या है बच्चा? ये मलेरिया, है ना। मलेरिया, है ना। मलेरिया की हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है।
इन महोदय के भाई हम लोग बात यहाँ पर करेंगे, ठीक ना। ये क्या होता है, ये आरबीसी में मौजूद होते हैं मेरे दोस्त, है ना। कहाँ होता है, ये आरबीसी में होता है, ठीक ना। कौन, ये प्लाज्मोडियम की बात कर रहे हैं, ये हमारे आरबीसी में भी हमारे लगते हैं ये, है ना। और वहीं पे क्या होते हैं, ये विभिन्न भागों में टूटते हैं और हमको जल्दी से मलेरिया हो जाता है, आप सब जानते हो। हाँ, बहुत तेजी गति से भी हमें ये टूटते हैं और ये, और एक बार जब जनन करेंगे ना तो मतलब छाप देंगे भाई, हाँ पूछो मत, बहुत तेजी गति से भैया हमारे ये फैलते हैं। अब यहाँ पे बात आती है मेरे दोस्त, मुकुलन की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, मुकुलन की बात करें। मुकुलन का मतलब ही होता है बर्ड, है ना, कली। मुकुल का मतलब क्या होता है, कली, इससे मतलब ही हो गया। मुकुल का मतलब क्या होता है, कली होता है। तो कली से मतलब क्या हो गया भाई, कि यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो जनन हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है, तो वो हो रहा है कली के माध्यम से। किसके माध्यम से, कली के माध्यम से। कली कहने का मतलब क्या समझ रहे हो, बताओ जल्दी से। कली कहने का, जैसे फूल का कली होता है ना, फूल का कली होता है ना, उसी तरह से इस पर भी एक बर्ड का निर्माण होगा, है ना। इस पर भी एक बर्ड का निर्माण होगा। जैसे मान लो कि अपने पास एक हाइड्रा है, हाइड्रा में मुकुलन होता है, याद रखना, है ना। किसमें होता है मेरे दोस्त, हाइड्रा में होता है। और क्या होता है मेरे दोस्त, ईस्ट में मुकुलन होता है ना, हाइड्रा और किसमें, ईस्ट में भी हमारे क्या होता है, यहाँ पर मुकुलन की जो है ना वो आप कह सकते हो, हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है। तो इस कंडीशन में बाबू मेरे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो उभार है, यहाँ पे देखो तो जरा ध्यान से, यहाँ पर उभार है, देख रहे हो, यहाँ से कली निकल रहा है, हाँ कुछ निकल तो रहा है। यानी जीव शरीर से, है ना, यहाँ पे क्या होगा मेरे दोस्त, जीव शरीर से क्या होगा, एक कली जो है ना वो विकसित होगा। जीव शरीर से एक कली विकसित होगा, जो यहाँ पर विकसित हो रहा है। धीरे धीरे भी हमारे क्या होगा, यहाँ पर विकसित होगा, और विकसित होकर के भी हमारे बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होकर के जैसे टूट जाएगा मेरे दोस्त, और टूट करके ये जमीन पर आ जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हो मेरे दोस्त, ये क्या है, ये है संतति। क्या है बच्चा, ये यही है संतति, यही है संतान। किसका, इसका संतान है ये। यानी यहां से ये टूटेगा और टूट करके भी हमें क्या कर देगा, एक नया जो है ना संतान भी हमें दे देगा। और देखो यहाँ पे खाली हो गया, तो यहाँ पर मुकुलन के द्वारा भी हमारे इसमें कार्यक्रम जो है ना वो सेट होता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं हम लोग मुकुलन। यानी मुकुलन में आप सीधे सीधे भी हमारे इसका परिभाषा अगर पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, बताओ। मुकुलन में कहोगे ना मेरे दोस्त कि इस प्रक्रिया में, है ना, जीव शरीर के ऊपर जो है ना क्या होता है, एक उभार उत्पन्न होता है जिसको हम मुकुल कहते हैं। और ये मुकुल जो है ना धीरे धीरे विकसित होकर के जीव शरीर से अलग होकर के नए जीव का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, इस प्रक्रिया को हम लोग मुकुलन कहते हैं। बस सीधी सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ है भी ना। अब आगे देखिए, ईस्ट की अगर हम लोग बात करें, इसमें भी मुकुलन की प्रक्रिया मेरे होती है, आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना। इस पर भी क्या हो रहा है मेरे दोस्त, मुकुलन की प्रक्रिया हो रही है। पहले ईस्ट ऐसे था, ईस्ट ऐसे था, फिर देखो यहाँ पर मुकुल निकल रहा है, हाँ गुरुजी निकल तो रहा है। ये मुकुल देखो इतना बड़ा बन गया, हाँ गुरुजी बन गया। अब देखो यहाँ से ये मुकुल भैया मैं देख रहा हूँ ना, ये बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, ये सब टूटेंगे, टूट के गिर जाएंगे, और भी हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर नए छोटे छोटे जीव हमें क्या हो जाएंगे, यहाँ पर छोटे छोटे जीव का यहाँ पर निर्माण बाबू मेरे हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें भी क्या होता है, मुकुलन की क्रिया बाबू मेरे होती है। और मुकुलन के माध्यम से क्या होता है, यहाँ पे नए जीव की उत्पत्ति होती है। बस यही भैया हमारे अपना होता है मुकुलन, बस यही होता है मुकुलन, इसमें ज्यादा कुछ है भी ना, बस इसको याद रखिएगा। आगे देखा जाए पुनर्जनन की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चा, हम लोग बात कर रहे हैं पुनर्जनन की। पुनर्जनन कहने का मतलब क्या, फिर से जीवित हो जाना, है ना, फिर से जीवित हो जाना। कितना भी काट पीट कर ले, जीवित आदमी फिर से हो जाए। अगर हमारा पैर कट जाए, कट के अलग हो जाए, तो हमारे अंदर वो क्षमता नहीं कि हम फिर से पैर विकसित कर ले। हमारा हाथ कट जाए तो फिर हमारे कोशिकाओं में वो क्षमता नहीं है कि हमारा हाथ जो ना फिर वापस निकल के आ जाए। लेकिन छिपकली के पूंछ में होता है पुनर्जनन की क्षमता, छिपकली के पूंछ में पुनर्जनन की क्षमता होती है। बट यहाँ पर हम लोग में नहीं होता, हमारे पूंछ में भी नहीं होता, हमारे हाथ में भी नहीं होता, है ना, मतलब कहीं नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जैसे स्पाइरोगायरा, हाइड्रा, प्लेनेरिया। जैसे ये प्लेनेरिया की एग्जांपल हम लोग लेंगे यहाँ पर, है ना, सब में यही चलेगा। प्लेनेरिया के एग्जांपल लेंगे हम। इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, बोले तो पुनर्जनन की क्षमता होती है। यानी अगर शरीर कितने भी भागों में अगर टूट जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा जो है ना वो क्या करेगा, विकसित होकर एक नया जीव बनाएगा। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। यानी इसके पास जो ना रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, यानी पुनर्जनन की क्षमता इसके पास होती है। यानी अगर ये जीव जो ना कई सारे टुकड़ों में अगर बट भी जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा जो है ना एक नया जीव बनाएगा, प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बाबू मेरे यहाँ पर बनाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ना बच्चा, जैसे मान लो कि ये प्लेनेरिया था, ये किसी कारण बस भी हमारे 3 टुकड़ों में बट गया। ये अपने पास क्या बच्चा, ये अपने पास प्लेनेरिया है, किसी कारण बस ये 3 टुकड़ों में बट गया। अब 3 टुकड़ों में भैया मुंडी वाला यहाँ आ गया, बीच वाला यहाँ आ गया, और ये पूंछ वाला यहाँ आ गया। अब मुंडी वाला जो है ना बाकी अपना शरीर विकसित करेगा, याद रखिएगा, मुंडी वाला बाकी अपना शरीर विकसित करेगा, ये मुंडी वाला है, ठीक है बच्चा।
उसी तरह से अगर यहां देखो ध्यान से, तो ये बीच वाला जो है ना, ये ऊपर मुंडी विकसित करेगा और नीचे पूंछ विकसित करेगा। तो ये आप मान लो ये दूसरा नंबर ये है, ठीक है। और तीसरा नंबर की बात है, ये पूछ है ना बच्चा केवल, तो ये शरीर और भैया मेरे मुंडी विकसित करेगा, तो यहाँ पे ये तीसरा नंबर हो गया। तो आपने देखा यहाँ पर कि इसके अंदर क्या है, रीजनरेशन की कैपेसिटी है। अगर इसका अंग कितना भी भागों में अगर बढ़ जाता है मेरे दोस्त, तो क्या करेगा, ये फिर से विकसित करके और नया जीव बना लेगा, अपना नया जीव भी हमारे ये बना लेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सोचो भाई, अगर हमारे अंदर ये क्षमता होती तो हम कभी मरते क्या? हम कभी मरते क्या? हम लोग तो बिल्कुल ही नहीं मरते भाई। अगर हमारे अंदर क्षमता होती है तो हम बिल्कुल ही नहीं मरते। हाँ, बस हम लोग तो बस मस्ती ही करते हैं कि नहीं? हम लोग तो बस मस्ती ही करते है ना, मरते ही नहीं भाई, है ना। चल भाई कट गया ना, चलो हम विकसित कर लेंगे अपना, चल निकल तो बाजू से हट, है ना। कोई किसी से डरता ही नहीं, कोई किसी से डरता ही नहीं। अगर मान लो कि अगर आपको अमरत्व की वरदान अगर प्राप्त हो जाता है, तो क्या आप किसी से डरोगे? किसी से नहीं डरोगे। तो भैया शुक्र मनाओ कि ये क्षमता प्लेनेरिया के पास है, हाइड्रा के पास है, और भैया हमारे एक अपना कौन, स्पाइरोगाइरा के पास है। बस इन्हीं दोनों लोगों के पास मेरे दोस्त है, बाकी तो आप समझदार हो, है कि नहीं है? सुनिए, तो हाइड्रा में भी वही होता है मेरे दोस्त, वही 3 पार्ट में पड़ता है। मुकुलन भी होता है हाइड्रा में, और क्या होता है बच्चा, अपने पास जो है ना यहाँ पर ये भी होता है, आई मीन पुनर्जनन भी होता है। बात क्लियर ना, अपने पास पुनर्जनन भी होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेरे दोस्त बीजाणु जनन की बात हम लोग करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? बीजाणु जनन की बात करते हैं। क्या मतलब है बीजाणु जनन मेरे दोस्त? यानी वैसा जनन जिसमें मेरे दोस्त जो है ना स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु का निर्माण होता है ना। ऐसा जनन जिसमें स्पोर्स बनते हैं, राइजोबियम इसमें सबसे बढ़िया हो जाएगा, है ना। तो मेरे दोस्त इसमें पोर्स ईस्ट भी आप कह सकते हो, ईस्ट में भी स्पोर्स बनते हैं, है कि नहीं? ईस्ट में भी क्या होता है मेरे दोस्त, स्पोर्स इसमें बनते हैं। तो मेरे दोस्त अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो कि जैसे विपरीत परिस्थिति होती है, जैसे विपरीत परिस्थिति भैया मेरे होती है, ईस्ट में भी ये होता है, ईस्ट में भी बीजाणु समासंग बाबू मेरे होता है। जैसे ये क्या बोलते हैं, विपरीत परिस्थिति होती है, तो इसमें जो है ना एक यहाँ पर बीजाणुधानी का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है बच्चा? यहाँ पर इसका जो है ना बीजाणुधानी का निर्माण हो जाता है। आप अगर देखो तो बीजाणु, है ना, इसी के साथ रहेगा धानी, है ना। बीजाणुधानी का भी हमारे क्या होता है यहाँ पर निर्माण जो ना वो हो जाता है। अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम इधर लिख देते हैं, ठीक ना। इसमें क्या हो जाता है बच्चा, बीजाणुधानी का निर्माण भी हमारे हो जाता है। आप देखो जरा ध्यान से, बीजाणुधानी का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। अब बीजाणुधानी का निर्माण तो हो गया बच्चा। अब इस बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है मेरे दोस्त, स्पोर्स भरे हुए होते हैं, बीजाणु भरे हुए होता है। इसके अंदर क्या होता है बच्चा, इसके अंदर जो ना वो बीजाणु होते हैं, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है बच्चा, ये बीजाणुधानी है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्पोर्स बोले तो बीजाणु भरे हुए होते हैं। अब जैसे अनुकूल परिस्थिति आता है, तो ये क्या होता है, बीजाणुधानी ये भड़क जाता है ना, फूट जाता है ना। ये क्या हो जाता है मेरे दोस्त, फूट जाता है, और पूरा जितने भी बीजाणु होते हैं वो जमीन पर गिर जाते हैं, और फिर नया जो है ना वो अपना जीव उत्पन्न कर लेते हैं। क्या बच्चा, नया जीव जो है ना भैया हमें क्या हो जाते हैं, ये उत्पन्न बाबू मेरे कर लेता है। तो विपरीत परिस्थिति में बीजाणुधानी बना लेता है पौधा, उसके अंदर अपने स्पोर्स को, अपने बीजाणु को संरक्षित रखता है। जैसे अनुकूल परिस्थितियां आती है और फुदुक फुदुक जो है वो बाहर निकलते हैं, और फिर नए जीव जो है वो बना लेते हैं। तो ये अपना क्या हो गया मेरे दोस्त, ये जो ना अपना बीजाणुधानी आप कह सकते हो, इसको जनन कह सकते हो। अगर आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिखना कि कुछ जीवों में तंतुओं के सिरों पर, है ना, ये तंतु है बाबू मेरे, ये फिलामेंट है, तंतु को सिरे पर मेरे दोस्त बीजाणुधानी का निर्माण होता है, जिसके अंदर क्या होता है मेरे दोस्त, बीजाणु होते हैं। और ये बीजाणु जो है अनुकूल परिस्थिति आने के बाद जो ना वो बीजाणुधानी से बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद भूमि के संपर्क में आते ही क्या हो जाते हैं मेरे दोस्त, ये नए जीव का क्या कर देते हैं मेरे दोस्त, निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पे नए जीव का निर्माण बाबू मेरे हो जाता है। बस इतनी सी बात है, ओके ना। तो इसको आप देख लेना, है ना, ये बीजाणुधानी बाबू मेरे होता है, ओके ना। चलो बहुत बढ़िया, ईस्ट में हो जाता है मेरे दोस्त, है ना, ये ईस्ट में भैया मेरे ये हो जाता है। बात कर लेना, ये ईस्ट में बाबू मेरे हो जाता है, ओके ना। चलो बहुत बढ़िया, ओके शानदार, आगे बढ़ा जाए। अब देखो पौधे में कायिक प्रवर्धन, अब कुछ कायिक प्रवर्धन की बात हम लोग कर ले, है ना, कायिक प्रवर्धन की बात कर ले। मतलब क्या है जरा समझना, हम इसमें थोड़ा सा कायिक प्रवर्धन की बात, कायिक कहने का मतलब शरीर, नहीं कहते महाकाया वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। नाम तो सुना ही होगा, इस मंत्र को तो आप लोग जानते हो भली भांति। यानी कहा जा रहा है कि मेरे दोस्त निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा, है ना। यानी वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। आप लोग इसको सुने होइएगा। यानी महाकाया कहने का मतलब बड़ा शरीर,
और उसी काया से तो बड़ा है मेरे दोस्त क्या, कायिक। यानी कहने का मतलब यहाँ पर कायिक यानी कायिक, पौधे के कायिक भागों से क्या होना मेरे दोस्त, जनन होना। अब कायिक भाग में क्या क्या हो सकता है आप सब जानते हो कि इसमें भी हमें जड़ हो सकता है ना, तना हो सकता है, और पतिया भाग मेरे इसमें जो है ना वो हो सकती है। कायिक भाग भी हमें क्या होता है, यही तो होते हैं अपने कायिक भाग, यानी जड़ होते हैं, तना होते हैं और पतिया होती है। इसी के द्वारा क्या होता है मेरे दोस्त, बताओ जल्दी से फटाफट, इसी के द्वारा जनन वाला भाग भी हमारे वो होता है। जनन वाला जो है ना वो क्या कह सकते हो आप, जनन जो है ना इसी के द्वारा होता है, ठीक ना। जैसे अगर बात करें कि जड़ों के द्वारा, है ना, यहां से प्रश्न पूछा जाता है भर भर के, इसीलिए आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा ना। यहां से प्रश्न बाबू मेरे भर भर के पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से याद आप रखेंगे। बहुत ही प्यारा टॉपिक चल रहा है, ठीक ना, और बहुत ही प्यार से भी मैंने पढ़ा है, ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यार से, ठीक है ना। आप लास्ट तक देखना, फिर मजा आएगा, है कि नहीं है। और कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ऑफलाइन कमेंट में, है ना, ताकि हम अगले दिन इसको समझा पाए। हम उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त हम अपना वो देने की कोशिश करेंगे बेहतर। अगर फिर भी जो है ना इसमें अगर कहीं भी आपको डाउट हो जाती है मेरे दोस्त, तो आप ऑफलाइन कमेंट में कमेंट जरूर करेंगे। और वैसे भी आज जो है ना आप सप्तमी है, आप सब तो जानते ही हो, है ना, और सप्तमी में तो आज लाइट नहीं रहेगा, क्योंकि भीड़ भाड़ रहता है शहर में, तो लाइट भी हमें कटता है ना। पिछले 10 सालों का यही रिकॉर्ड रहा है, तो आज रहे नहीं रहे, इसीलिए हम लोग अपनी जो है ना वो, हमको बुखार लगा है ना, हमको बुखार लगा है। अब बुखार लगा है फिर भी हम नहा लिए और दवा खाए असर नहीं हुआ, बट गला दर्द कर रहा है, बट फिर भी, है ना, चलो क्योंकि कल संडे है मेरे दोस्त, तो सोचे कि चलो आज उचित नहीं है ना, चलो किसी भी परिस्थिति में क्रैश कोर्स को नहीं रोका जा सकता, है ना। क्रैश कोर्स को विपरीत परिस्थिति में रोका जाएगा, जब विकट परिस्थिति आएगा तब, ठीक ना। चलो, तो जड़, तना और पतियों की बात हो रही है ना, तो ये इसका कायिक भाग हो जाता है। इसी से हम लोग क्या करेंगे, जनन करवा लेंगे, इसी से नए संतति को उत्पन्न कर लेंगे, हम लोग नया पौधा प्राप्त कर लेंगे, है कि नहीं है। तो अब देखा जाए ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक कहने का मतलब, जैसे मान लो कि प्राकृतिक कहने का मतलब जैसे जड़ों के द्वारा होता है, तो प्राकृतिक जैसे मान लो कि शकरकंदी हो गया, है ना, उसके बाद से डहलिया हो गया, डहलिया पौधा होता है ना, डहलिया पौधा होता है, मैं तो याद रखिएगा, है ना, डहलिया हो गया या फिर शकरकंद हो गया। शकरकंद मतलब जानते हो क्या होता है, शकरकंदी, ये भी हमें क्या होता है ना, अरे वो होता है, अरे कौन जाना कहो जला, शिवरात्रि में बड़ा उस नाला कौन घर है, अरे स्वीट पोटैटो जिसको नहीं कहते हैं, ये क्या होता है मतलब ये जड़ होते हैं, है ना, उसी को काट करके फिर वापस से लगा दो तो भैया वहीं से निकल जाते हैं। तो इसमें हम लोग कलम नहीं ना बांधे, सेम वही था, प्राकृतिक रूप से हमको प्राप्त हुआ तो उसी को हमने लगा दिया, फिर नया पौधा अपने को मिल गया। देहलिया का टहनी का, ये देहलिया का जड़ निकाला, लगा दिया, फिर वहां से क्या हो गया मेरे दोस्त, नया पौधा अपने को प्राप्त हो गया। तो जड़ से हुआ ना जी, तो ये जड़ से क्या हो गया मेरे दोस्त, अपना आप कह सकते हो यहाँ पे जड़ से जो है वो कायिक प्रवर्धन हुआ है, जड़ से क्या हुआ मेरे दोस्त, यहाँ पे जनन हुआ है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। उसके बाद से तने की बात करें तो तने में अगर देखा जाए तो तनों में हमारे आलू आ जाएगा, आलू भी हमारे आ जाएगा, याद रखना आलू क्या है, तना है, और साथ ही साथ अदरक आ जाएगा, है ना, क्या हो गया, आलू आ गया और साथ ही साथ क्या आ गया, अदरक आ गया। उसके साथ अगर देखा जाए पत्तियों की हम लोग बात करेंगे, है ना, तो पत्तियों में भी हमारे एक है ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम की भी हमारे क्या हो जाती है, पत्तियां होती है ना। किसकी बात करें हम लोग, ब्रायोफिलम की पत्तियां, है ना, ब्रायोफिलम की पत्तियां भी हमारे जो ना वो होती है, पत्तियों के द्वारा भी ये, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखने को मिलेगा, ठीक ना, यहाँ पर, है ना, इस प्रकार से यहाँ से यहीं से भी हमारे हो जाता है ना, यहीं से भी हमें पौधा जो ना वो विकसित हो जाता है, और विकसित होकर भी हमें कहीं किनारे लग जाएगा और वहां से जो ना नया जो ना वो पौधा उत्पन्न हो जाएगा। तो ये ब्रायोफिलम की भी हमें क्या है, ये पत्तियां है, ठीक है बच्चा, ये ब्रायोफिलम, इसको पीपल मत कह देना, है ना, ये ब्रायोफिलम की पत्तियां है मेरे दोस्त, यही कोने कोने से भी हमें क्या हो जाता है, यहाँ से विकसित हो जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा ये प्राकृतिक रूप से होता है, इसको हम नहीं करते, इसको हम नहीं करते, ये प्राकृतिक रूप से होता है, समझ रहे हो ना, ये प्राकृतिक रूप से होता है। अब लेकिन अगर हम बात करें बच्चा, अगर हम लोग कृत्रिम रूप की बात करें तो हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग करते हैं। जैसे मान लो आपने देखा होगा कलम के द्वारा आपने देखा होगा ना, जैसे मान लो कि गांव में घुमा के बेचता है लोग, है ना, आम का पौधा गांव में घुमा के बेचता है ना, साइकिल पर लाद करके कि हाँ आम ले लो आम ले लो, अब गाना मत गाने लगना, है ना। तो आम का पौधा, लीची का पौधा, सब वो कुछ बना करके बेचता है लोग, तो उसको हम लोग कहते हैं कलम, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, कलम की बात हम लोग करते हैं। तो उसको जो है ना क्या किया जाता है, पेड़ जो होता है बाबू मेरे, पेड़ की टहनी में, है ना, यहाँ पर भी हमें क्या हो जाता है, मिट्टी के साथ हमें कुछ जो है ना खाद पदार्थ, जो भी खाद जो है ना वो यहाँ पे डाल करके इसको बांध दिया जाता है, इसकी ऊपरी परत हटा करके, तो यहाँ से कुछ दिन के बाद जो है ना जड़ निकल जाता है, फिर यहाँ से काट करके, और ये कलम भी हमारे बन गया, ये कलम बन गया,
अब मैं इसके फायदे भी मैं बताऊंगा, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना। तो कलम बाबू मेरे यहाँ पर बन गया। अब इसमें क्या है, इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, इसमें जो ना किसी प्रकार का कोई भी है ना फल में परिवर्तन इसमें नहीं होता है। जैसा इस पौधे पर फल लगेगा उसी प्रकार से इस पौधे पर फल लगेगा। क्यों ऐसा होता है, मैं थोड़ी देर में मैं इस पर चर्चा करने वाला हूं, ठीक ना। तो इसमें भैया मेरे क्यों होता है तो मैं थोड़ी देर में चर्चा करूंगा, थोड़ा देर इंतजार कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर इसके फलों में भैया मेरे किसी प्रकार कोई अंतर जो ना वो नहीं होता। जैसे आप लोग कहीं गए और किसी के आंगन में देख लिया अमरूद का पेड़, अमरूद भैया मेरे इतना बड़ा बड़ा मान लो कि वो हो रहा है ना, इतना बड़ा, तो आपके मन में लालच आएगा ना, आप सोचोगे भाई कि काश ये हमारे यहाँ भी होता। तो आप कहोगे उनसे काम कीजिए ना, थोड़ा सा कलम बना दीजिए ना हमारे लिए भी, है ना, ताकि हम भी लाके लगाएंगे और हमको भी ऐसा ही मिल जाएगा, है ना, हमको भी ऐसा ही भैया मेरे मिल जाएगा, है कि नहीं। तो आप कलम लगा के ये वाला काम कर सकते हो। उसके साथ क्या होता है, रोपण की बात करें तो हम लोग गन्ना को क्या करते हैं, गन्ना का तना हम लोग काटते हैं, गन्ना का हम लोग क्या करते हैं तना काट देते हैं, सीधे तना काट करके लाके रोप देते हैं। गुलाब का तना काट दिए ला करके रोप दिए, तो वो क्या हो गया, वो रोपण वाला काम में बाबू मेरे आ जाता है। उसके बाद से अगर देखा जाए दाब कलम इत्यादि के द्वारा, दाब कलम कहने का मतलब क्या, एक टहनी ला करके जमीन में हमने दबा दिया, एक टहनी ला करके हमने जमीन में दबा दिया और कुछ दिन के बाद देखा हमने वहां से नया पौधा इस तरह निकल गया, जड़ हो गया, काट दिया उसको, बस जड़ के साथ हो गया। यानी कहने का मतलब कि मान लो कि यहाँ पर कोई पौधा है, इसका टहनी भी हमने ऐसे कर दिया, दबा दिया ला करके मिट्टी में, क्या किया हमने, इसको ला करके हमने मिट्टी में दबा दिया, ठीक है ना, और हमने मिट्टी में दबा दिया। यहाँ पर मिट्टी है भैया मेरे, इसमें मिट्टी है, और बाद में जब यहाँ से जड़ भैया मेरे निकल जाएंगे, इसमें जड़ बाबू मेरे जब निकल जाएंगे तो यहाँ से हम लोग काट देंगे, ये वाला इसमें अलग हो जाएगा पौधा, है ना, एक नया पौधा यहाँ से विकसित हो गया। तो दाब कलम भी हमारे ये होता है कि नहीं। इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई। अब सुनिए जरा ध्यान से क्या क्या लाभ बाबू मेरे इसमें होता है, फिर हम उत्तक संवर्धन की तरफ भी हम लोग बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे, ठीक ना। पहले तो हम इसके लाभ आपको बता दें, सुनो पहले इसके लाभ बता दें हम आपको कि हम लोग जब लैंगिक जनन हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां पे मैं कहूंगा कि लैंगिक जनन में डीएनए की प्रतिकृति बनती है। मैं एक चीज मैं वहां पे कहूंगा, पहले एक सेकंड रुक जाइए, है ना, मैं वहां पर बाबू मेरे क्या कहूंगा, मैं वहां पर एक चीज मैं कहूंगा कि लैंगिक जनन में क्या होता है बच्चा, लैंगिक जनन में, है ना, वहां पर डीएनए की प्रतिकृति बाबू मेरे बनती है। आपसे हम कहेंगे ना कि डीएनए की प्रतिकृति बाबू मेरे बनती है, तो आपको अगर हाँ डीएनए की प्रतिकृति उसमें बनेगी, कैसे बनेगी मैं बता रहा हूँ, ठीक ना, 2 सेकंड रुक जाइए, है ना, कैसे बनती है मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आप सब जानते हो कि लैंगिक जनन में 2 जीवों की सहभागिता होती है ना, और 2 जीवों से हम लोग क्या करते हैं, युग्मक लेते हैं, और दोनों युग्मक में क्या होता है, डीएनए होता है। आप सब जानते हो, पहले से जानते हो कि नहीं जानते हो, हाँ जानते हैं हम तो बहुत तेज हैं, हम लोग शातिर भी हैं, तो हम लोग पहले से जानते हैं मेरे दोस्त कि लैंगिक जनन में क्या होता है। मैं यहाँ पर सीधे सीधे दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, है ना, फिर लैंगिक जनन में हम लोग पढ़ेंगे। लैंगिक जनन में क्या होता है बच्चा, है ना, लैंगिक जनन में क्या होता है, डीएनए की प्रतिकृति बाबू यहाँ पर बनती है ना, डीएनए भी हमारे डीएनए की क्या होती है, प्रतिकृति बनती है, प्रतिकृति बनती है। अब हमें डीएनए की मतलब फोटोकॉपी बनता है, हम इसकी बात बता रहे हैं, ठीक ना। क्यों बनता है बाबू मेरे, क्योंकि मान लो कि नर युग्मक की हम लोग बात करें तो एक होता है नर युग्मक, है ना, नर युग्मक होता है मेरे दोस्त, ठीक है, नर युग्मक और प्लस मादा युग्मक के मिलने से ही क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। मादा युग्मक के मिलने से, है ना, क्या होता है मेरे दोस्त, लैंगिक जनन होता है। अब ये दोनों मिला, यहाँ पर बना मेरे जाइगोट की फॉर्मेशन, यानी युग्मनज बना। क्या बना बच्चा, यहाँ पर युग्मनज बना। अब यहाँ पर आप देखना जरा ध्यान से, ये जो नर युग्मक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, ये मादा युग्मक है, ये अंडाणु कहते हैं। तो ये नर से आया अपने को, किससे प्राप्त हुआ, ये नर से प्राप्त हुआ, ये मादा से प्राप्त हुआ। अब आप सब जानते हो ये कोशिका है चूंकि, तो इसमें क्या होता है, डीएनए होता है, हाँ गुरुजी होता है। तो नर का डीएनए यहाँ पर है और मादा का डीएनए क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर है। अब ये दोनों डीएनए भैया हमारे मिलेंगे आपस में, दोनों डीएनए मिलेंगे आपस में, तो जाहिर सी बात है तीसरा कुछ ना कुछ तो बनेगा, तीसरा भी हमें कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो यहाँ पर जो डीएनए बनेगा मेरे वो क्या हो जाएगा, वो तीसरा हो जाएगा, यानी अलग टाइप का, यानी इससे भी थोड़ा थोड़ा मिलेगा और इससे भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मिलेगा, यानी हाइब्रिड बन गया। यहाँ पर क्या बन गया, हाइब्रिड बन गया, यानी इसका भी गुण कुछ मिलेगा इसमें, इसका भी गुण कुछ मिलेगा इसमें। तो अब मान लो कि क्या ये इसके जैसा दिखेगा, परफेक्ट रूप से नहीं दिखेगा, कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पूरा डीएनए इसका थोड़ी है, इसमें इसका भी डीएनए है और इसका भी डीएनए है। तो कुछ लक्षण इसका दिखेगा, कुछ लक्षण इसका दिखेगा। अब दोनों अपना प्रभाव दिखाएंगे, तो ये भैया मैंने ये अलग होगा ना, इसमें विभिन्नता आ गई ना, यानी इससे भी अलग हो गया, इससे भी अलग हो गया। सेम तो नहीं हुआ फोटोकॉपी, है ना, सेम तो भैया मेरा फोटोकॉपी नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे एक नया डीएनए क्या हो गया मेरे दोस्त, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पर हो गई विभिन्नता। यहाँ पर क्या आ गई मेरे दोस्त, विभिन्नता आ गई। बोलो जल्दी से,
यहाँ पे क्या आ गई, विभिन्नता आ गई। फिर से एक बार सुनो, यहां से नर से एक डीएनए आया, यहां से मादा से एक डीएनए आया, दोनों मिलकर के भैया एक नया डीएनए मान लो कि बना लिया। अब नया डीएनए बनने के बाद ये ना इससे मिलेगा पूर्ण रूप से और ना इससे मिलेगा, तो ये कैसा दिखेगा, कुछ अलग दिखेगा। यानी अपने मम्मी पापा से क्या होगा, ये बच्चा अलग दिखेगा। जैसे हम लोग की बात करें तो हम लोग मम्मी पापा के जैसा हूबहू थोड़ी दिखते हैं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो विभिन्नता है ना, हम अलग है, वो अलग है, दीदी अलग है, भैया अलग है, भाई अलग है, सब कोई अपने अपने अलग अलग होंगे शक्ल के, एक जैसे हूबहू नहीं होते हैं, है ना। तो हमारे अंदर क्या आ गई, विभिन्नता आ गई। लेकिन हमने यहां पर कहा था कि इसमें बाबू मेरे आप हमको बताओ कि क्या इसमें दो जीव भाग ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं ना। तो क्या यहाँ पर जब दो जीव भाग बाबू मेरे यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, अलैंगिक जनन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर मान लो हम अलैंगिक जनन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बस समझ लेना इस चीज को, हम अलैंगिक जनन की बात कर रहे हैं बच्चा, तो इसमें एकल जीव भाग लेता है ना बच्चा, क्या लेता है यहाँ पर, एकल जीव ने भाग लिया मेरे दोस्त। हाँ गुरु जी, एकल जीव इसमें भाग लिया। हाँ गुरु जी, एकल जीव भाग तो लिया यहाँ पर, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो देखिए आप, इसमें डीएनए की प्रतिकृति नहीं बनी, है ना। डीएनए की भी हमारे क्या ना यहाँ पर प्रतिकृति भी हमारे यहाँ पर नहीं बनी, तो प्रतिकृति भी हमारे नहीं बनी यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर विभिन्नता आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि अब एक एक जीव है तो उसमें भी हमें किसी प्रकार की कोई विभिन्नता जनक देखने को नहीं मिलती, और देखने को मिलेगी भी तो अगर मान लो कि वहां पर जलवायु में कुछ परिवर्तन देखने को मिल गया, है ना, आसपास के वातावरण में कुछ परिवर्तन देखने को मिल गया, उसके कारण से अगर डीएनए में कोई परिवर्तन होता है तब आपको अंतर देखने को मिल जाए। लेकिन ऐसे अगर जेन्युइन रूप से हम लोग बात करें तो एक पौधा लगाए हम यहाँ पर, है ना, एक पौधा मान लो कि हमने यहाँ पर लगाया, एक पौधा मेरे मान लो कि हमने यहाँ पर, है ना, एक पौधा मान लो कि हमने यहाँ पर ये पौधा हमने लगाया, ठीक ना, ये पौधा हमने लगाया, और इसी पौधे में से हम इसी की टहनी हमने काट के यहाँ पर लगा दिया, तो इसके डीएनए में और इसके डीएनए में कोई अंतर होगा, नहीं हुआ ना, कोई अंतर नहीं हुआ। अगर जलवायु में अंतर नहीं हो, है ना, वहां के वातावरण में अगर अंतर नहीं हो तो उसमें किसी प्रकार कोई विभिन्नता देखने को नहीं मिलेगी। वहां पर जो फल बड़े वाले वृक्ष पर लग रहे थे वहीं छोटे वाले वृक्ष पर भी फल लगेंगे, क्योंकि वहां पर विभिन्नता देखने को नहीं मिली, बट यहाँ पर देखने को मिली। समझ गए ना। तो भैया हमारे ये भैया हमारे इसके फायदे यहाँ पर होते हैं, और साथ ही साथ कुछ फायदे और भी होते हैं कि अगर मान लो कि हम आम का गुठली अगर लगाए बाबू, अगर मान लो कि हम आम का गुठली लगाते हैं, अब थोड़ा देख लिए, मान लो यहाँ पर हमने आम लिया और आम का हमने क्या लगा दिया मेरे दोस्त, हमने गुठली लगा दिया, है ना, हमने आम का गुठली लगा दिया। अब आम का गुठली हमने लगा दिया यहाँ पर, तो इसको बनने में कितना समय लगेगा, लगभग फल देते देते लगभग 5 से 7 वर्ष तो लग जाएगा। फल देने में इसको कितने वर्ष लगेंगे, लगभग 5 से 7 वर्ष में भी हमारे ये फल देगा, उससे ज्यादा वर्ष ही लग जाएंगे। हमको जहां तक उम्मीद है कि अगर आम का गुठली लगाए, आम का गुठली जो ना वो लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप अपने को वो मिलता है, आम का गुठली बोले तो आम का बीज है वो, समझ रहे हो ना, तो वो लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप अपने को मिलता है, ठीक है, अपने को लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप मिलता है। तो हम लैंगिक जनन के भैया में कुछ हानि बता रहे हैं, आप थोड़ा सा देखना। अब वो गुठली 5 से 7 वर्ष में भी अंकुरित होगा, फिर बड़ा थोड़ा सा पौधा बनेगा, फिर बड़ा वृक्ष बनेगा, बनते बनते 5 से 7 साल से ज्यादा ही समय लग जाएगा, ठीक है, और फल लेने के लिए आप ज्यादा तरस जाओगे, ठीक है ना। और इसमें भी हमारे जो एक्चुअल जो मान लो कि हमने कोई मालदेव आम है और मालदेव आम का हमने गुठली लगाया है, हाँ, तो मालदेव आम का हमने गुठली लगाया मेरे दोस्त, तो नर और मादा के मिलने से भी हमारे वो मालदेव आम की गुठली हमारे बनी है। अब आपने देखा होगा मेरे दोस्त, वो गुठली अगर आप लगाते हो तो सेम टू सेम मालदेव आम जैसा वो नहीं होता है, या तो उसका साइज छोटा हो जाएगा या फिर वो खट्टा हो जाता है, जिसको आमतौर पर हम लोग अपने गांव देहात में बीजू आम कह देते हैं। रहता भी हम नहीं कहते कि गुठली है, मालदेव आम का गुठली है ना, डंका का, है ना, और क्या क्या नाम, सबुजा का, जर्दा का, है ना, ये क्या है, उसका गुठली है। तो ये एक्चुअल में उस जैसा, हाँ, हल्का हल्का टेस्ट उसका मिलेगा, बट हूबहू वैसे बाबू मेरे नहीं होते, इसमें परिवर्तन हो जाता है। क्यों, क्योंकि लैंगिक जनन से प्राप्त हुआ है गुठली, किससे प्राप्त हुआ, लैंगिक जनन से प्राप्त हुआ, तो इसमें विभिन्नता देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं भी हमारे आप कलम बांध ले तो उसमें, है ना, वहीं भी हमारे आम में क्या कर लिया आपने, उस आम में आपने कलम बांध लिया, क्या बांध लिया आपने, कलम बांध लिया। मान लो यहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ है ना, यहाँ पर भी हमने क्या है, यहाँ पर बहुत बड़ा पेड़ आपने देखा यहाँ पर, ठीक है, और इस पेड़ को आपने देखा यहाँ पर, और इसी पेड़ का एक टहनी में आपने क्या किया यहाँ पर, है ना, यहाँ से जो ना आपने कलम बांध लिया, तो जो इस पेड़ पर जो आम लगेंगे ना, इस कलम पर भी वही आम लगेंगे, और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा फल देने में। इसको लगाओ, अगले साल से फल पाओ, पौधा छोटा ही होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा ये भी, बट आम देना ये शुरू कर देगा, यानी फल लगने लगेंगे इसमें तुरंत अगले साल से ही, और फल इसके फल में और इसके फल में कोई अंतर बाबू मेरे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लैंगिक जनन नहीं हुआ, हम इसको अलैंगिक विधि द्वारा हम लोग इसको प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे गुठली से भी हमने आम नहीं प्राप्त किया है,
तो इसमें किसी प्रकार की विभिन्नता हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि डीएनए नहीं बना है यहाँ पर, है ना। लेकिन यहाँ पर बना है, यहाँ पर निषेचन हुआ है, तो यहाँ पर बनेगा, सीधी सी बात है। तो यही भी हमें कुछ लाभ है और कुछ हानि आप देख सकते हो। बात क्लियर ना। तो अब आइए बच्चा यहाँ पर जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा सब लोग मिलकर के, ठीक है ना। अब हम लोग उत्तक संवर्धन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चा? उत्तक संवर्धन की बात करते हैं। इसमें क्या है थोड़ा सा समझेंगे। उत्तक संवर्धन का मतलब क्या होता है ना। इसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। क्या कहते हैं अंग्रेजी में भैया? इसको कहते हैं हम लोग टिश्यू कल्चर, है ना। टिश्यू कल्चर हम इसको कहते हैं, यानी टिश्यू से भी हम लोग जना पौधा प्राप्त करने वाले हैं या फिर जीव प्राप्त करने वाले हैं, है ना। जीव प्राप्त करने, भेड़ बना था ना, डॉली शिप बना था, सबसे पहला क्लोन था वो, मानव शरीर के कायिक भाग से ही निकाला गया था वो कोशिका, उससे विकसित किया गया था, मानव से नहीं, मतलब वही है, क्या बोलते हैं उसको, डॉली शिप था। तो फर्स्ट क्लोन क्लोन था वो, है ना, शिप का क्लोन ही बना था वो, ठीक है ना। तो चलिए, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, कोशिकाओं को अलग करके किसी कृत्रिम माध्यम में हम लोग रखते हैं। क्या करते हैं बच्चा, हम लोग यहाँ पर कोशिकाओं को अलग करते हैं, और कहां से कोशिका लेते हैं मैं बताता हूं, ठीक है ना। पौधा बाबू मेरे, मान लो कि ये पौधा है अपना, भैया मेरे क्या है, ये पौधा है। आप सब जानते हो मेरे दोस्त, रीजनरेशन की कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करें, रीजनरेशन कैपेसिटी की बात करें, तो इधर की अपेक्षा यहाँ पर ज्यादा होती है ना। पौधा जो ना यहीं से बढ़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी पौधे का, अगर कोई पौधा का अगर वृद्धि रोकना होता है, उसका पुनगी हम लोग नोच देते हैं, पुनगी तोड़ देते हैं। जैसे पुनगी भी हम लोग तोड़ दिया यहाँ से, तो ये पौधा जो ना ठेमारी के ठेमारी रह जाए। हाँ, क्या रह जाएगा, ये जो ना, ये बटुला रह जाएगा, यानी छोटा ही रह जाएगा, नाटा रह जाएगा, ये पौधा बौना रह जाए। यहाँ से अगर इधर से कुछ दूसरा तना निकल कर ये आगे जाए तो जाए, आपको नहीं बढ़ने देना, इसका पुनगी नोच दो, तो यहाँ से भी हम ये खत्म हो जाएगा, तो ये रह जाएगा ठेमारी। क्या कहता है, ठेमारी बा, तो इसको छोटा ही रह जाएगा, समझ रहे हो ना। तो हम लोग क्या करते हैं इस प्रक्रिया में, यहां से भी हमें कोशिका लेते हैं, यहां से कोशिका लेते हैं, या फिर पत्ता जहां से बढ़ता है ना मेरे दोस्त, जैसे मान लो यहाँ से पत्ता बढ़ा, तो यहां से भी हमें विकसित होता है ना, तो यहां से हम कुछ कोशिका लेंगे, इसको रखेंगे हम लोग कृत्रिम माध्यम में, यानी लैब मीडियम में हम लोग रखेंगे, है ना। और उचित भी हमें क्या ना, इसमें पोषक तत्व हम लोग देंगे, उचित उचित हम लोग पोषक तत्व भैया मेरे, जब इसको हम देंगे तो इसमें क्या होगा, विभाजन की क्रिया मेरे होने लगेगी। उस कोशिका में क्या होगा, विभाजन की क्रिया मेरे होने लगेगी, और विभाजन होते होते मेरे दोस्त जरा वो सीधे सीधे विभाजन होते होते एक कोशिका गुच्छ तैयार कर लेगा। क्या तैयार करेगा, कोशिका गुच्छ भी हमें तैयार करेगा। मैं दिखा रहा हूं, कोशिका गुच्छ भी हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर तैयार कर लेगा, और उसी कोशिका गुच्छ को हम लोग क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। अब जैसे भी हमने पोषण वोषण दे दिया, और पोषण देने के बाद क्या हो गया, ये कोशिका गुच्छ में परिवर्तित हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हार्मोनल मीडियम में रखेंगे, ताकि इसमें अब वृद्धि हो, ताकि इसमें अब कोशिका विभाजन हो गया, विभाजन की क्रिया चलती रहेगी। अब इसमें थोड़ा सा वृद्धि होने के लिए इसमें विभिन्न प्रकार के हार्मोन देते हैं, और सीधे सीधे भी हमें क्या हो जाता है, ये पौधा में तब्दील हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से हमने कुछ जो है कोशिका यहाँ से हमने निकाली, इस कोशिका को हमने इस मीडियम में रखा है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे भैया हमने क्या हो गया, अंकुरित हो रहा शुरू हो गए, यानी यहाँ से हमने काटा, इसमें कोशिका गुच्छ बना, कोशिका गुच्छ को हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। फिर हार्मोनल मीडियम में रखा, हार्मोन हमने इसमें दिया, और हार्मोन देने के बाद यहाँ पर जो है आप देख सकते हो पौधा निकलना शुरू हो जाता है, और यही पौधा निकाल कर फिर वापस हम लोग मिट्टी में इसको प्लांट हम लोग कर देते हैं, और भी हमें क्या हो गया, यहाँ पर नए पौधे की प्राप्ति यहाँ पर हो जाती है। ओके ना। तो ये क्या हो जाता है, ये उत्तक संवर्धन बाबू में होता है। मैंने फिर से सुन लो भाई, है ना, फिर से सुन लो कि पौधे के अग्रभाग से, है ना, तना के अग्रभाग से कुछ कोशिका लेते हैं, कोशिका को हम लोग किसमें, प्रयोगशाला में, आप कह सकते हो कृत्रिम माध्यम में रखते हैं। कोशिका को कृत्रिम माध्यम में रखने के बाद कोशिका में विभाजन शुरू होता है, और भी हमारे यहाँ पर कृत्रिम विभाजन शुरू होगा कि यहाँ पर कोशिका का गुच्छ तैयार होता है। उसी कोशिका गुच्छ को हम लोग क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। इसके बाद इसको निकाल करके हम लोग हार्मोनल माध्यम में रखते हैं, और विभिन्न प्रकार के हार्मोन देने के बाद जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, इसमें जो है ना विकास होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे भी हमें ये इसमें छोटे छोटे पौधे भी हमें निकलना शुरू हो जाते हैं, वापस से निकाल करके इसको हम लोग मिट्टी में लगा देते हैं, और यहाँ से नए पौधे की प्राप्ति हो जाती है। इसमें खासकर अगर देखा जाए तो इसमें जो ना शतावरी का पौधा होता है, आर्किड का पौधा होता है, शतावरी हमने नहीं देखा है ना, और सजावटी पौधे आप कह सकते हो, ठीक ना। तो मेरे दोस्त ये पौधा हमने नहीं देखा, या फिर ये सजावटी पौधा है मेरे दोस्त, आप कह सकते हो। और आर्किड की बात हो रही है, तो आर्किड भी हमने आप सबने देखा होगा, इस प्रकार से ना वो होता है ना। चलिए, ओके ना।
तो क्या हो गया बच्चा, तो ये भैया मेरे कुछ आर्किड के पौधे इस प्रकार से आप लोगों ने देखे होंगे, निस्संदेह आप लोगों ने देखे होंगे। यस, तो सजावटी पौधे में इसका इस्तेमाल बाबू मेरे होता है। ठीक है, आइए अब मेरे दोस्त आप देखोगे, अब लैंगिक जनन की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लैंगिक जनन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है ना, तो लैंगिक जनन की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, और मुख्यतः हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, हम लोग मुख्यतः हम लोग खुद पे चर्चा करेंगे। मानव लैंगिक जनन यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है ना, तो लैंगिक जनन में पढ़ने से पहले अगर हम लोग देखा जाए कि आखिर ये होता क्या है, हमने अलैंगिक जनन पढ़ा था। अलैंगिक जनन में किसी प्रकार का कोई भी, है ना, किसी प्रकार का कोई भी मेरे दोस्त लैंगिक अंग की सहभागिता नहीं होती है। किसमें, अलैंगिक में, लेकिन इसमें तो होती है ना। अलैंगिक में एकल जीव भाग लेते हैं, मैंने बताया था, यहां पर दो जीव भाग लेंगे। यानी कहने का मतलब कि जनन की वह विधि जिसमें दो भिन्न लिंग, मतलब नर और मादा भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब ये कि इसमें लैंगिक जनन अंग जो है वो क्या करेंगे, इसमें सब ये इसमें प्रतिभागी होंगे, इसमें भाग लेंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे मेरे दोस्त, उसे हम लोग कह देंगे लैंगिक जनन कह देंगे। बात क्लियर। जैसे हम लोग बात करें, जैसे मनुष्य में क्या होता है मेरे दोस्त, नर मादा, उसमें क्या होता है, जैसे लैंगिक प्रजनन में नर व मादा युग्मक के मिलने से जो है ये होता है। यानी कहने का मतलब अगर मान लो कि नर युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनना, सब लोग मिलकर के सुनो, मैं बताता हूं। ठीक ना, यहाँ पे सबसे पहले नर, यहाँ पे हमने डाल दिया मादा। ठीक है बच्चा, नर डाल दिया और हमने मादा यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, ठीक है ना, यहां पर नर डाल दिया और मादा। यहां पर क्या होता है बच्चा, शुक्राणु। आप देख सकते हो नर का क्या होता है मतलब शुक्राणु। ठीक है, कुछ इस प्रकार से उसकी संरचना हो गई। और इसमें होता है मेरे दोस्त अंडाणु, इसको हम लोग कहते हैं मेरे दोस्त शुक्राणु कहते हैं, याद रखना सब लोग मिलकर के। और ये क्या हो गया, अंडाणु हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, अंडाणु हो गया। इन दोनों के मिलने से मेरे दोस्त यहां पर जिसका निर्माण होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग युग्मनज। इसको क्या कहेंगे बच्चा, हम लोग युग्मनज कहेंगे। ठीक है ना, इसी को हम लोग जाइगोट कहते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, बोलो तो निषेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, निषेचन। ठीक है, निषेचन कहेंगे। यानी कहने का मतलब लैंगिक जनन में ऑलवेज, हमेशा, लैंगिक जनन में हमेशा क्या होगा मेरे दोस्त, कि यहां पर नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होगा, निषेचन होगा। यानी दोनों का क्या होगा, संगलन होगा, संलयन होगा, है ना, मिलन होगा, फ्यूजन होगा, है ना। उसको हम लोग क्या कह देंगे मेरे दोस्त, उस प्रक्रिया को हम लोग कह देंगे, क्या कह देंगे, उस प्रक्रिया को निषेचन कह देंगे। और परिणाम स्वरूप अपने को मिलेगा जाइगोट। यानी जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। ठीक है ना, तो यहां पर बना मेरे जाइगोट, और इस प्रक्रिया को हम लोग कह देंगे निषेचन, बोले तो फर्टिलाइजेशन हम लोग यहाँ पे कह देंगे। ठीक ना, तो अगर देखा जाए मेरे दोस्त नर और मादा युग्मक के मिलने से भी हमारे जो ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और इसमें जो ना संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। मैंने कहा था ना, यहाँ पर सेम टू सेम बाबू मेरे नहीं होते, कुछ अलग अलग टाइप जो ना परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सब कुछ जो ना अपने मम्मी पापा की तरह हूबहू नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलती है ना। हमारे में, हमारे भाई बहन में, आप में भाई बहन में, मम्मी पापा में, सब में अंतर देखने को मिल जाता है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो ना वो आपको मिलेगा, गुण थोड़ा बहुत मिलेगा। जैसे पापा का नहीं कहता, पापा के आंख है ना, मम्मी के नाक हो, चेहरवा तो पूछो दादाजी के हो, है ना। इस प्रकार से कुछ जो ना चेहरा आपको देखने को मिलेगा, कुछ बालों का रंग, आंखों का रंग, शरीर का रंग, ये कुछ जो ना भैया में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एकदम हूबहू फोटो कॉपी हम लोग नहीं होते, कुछ विभिन्नता यहाँ पर होती है। ठीक ना, अगर देखा जाए मेरे दोस्त लैंगिक जनन की हम लोग बात करें अगर, तो ठीक ना, अगर लैंगिक जनन की हम लोग बात करें मेरे दोस्त, और अभी हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ भी हमने अपने को नहीं देखना, सीधे सीधे हम लोग पौधे वाला मामले पे हम लोग आएंगे। और पौधे वाले मामले में हम लोग जो ना चर्चा करेंगे। पौधे में क्या है मेरे दोस्त, सबसे पहले हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, पौधे में बात करेंगे हम लोग। तो पौधे में या फिर पहले हम लोग जीव की ही चर्चा कर ले, क्योंकि जीव का स्लाइड मैंने लगाया, तो जीव की ही चर्चा कर लेते हैं। अब लैंगिक जनन में हम लोग देखेंगे, लिंग के आधार पर जीवों को दो वर्गों में हमने बांट रखा है। ठीक है, लिंग के आधार पर हमने जीवों को दो वर्गों में बांट रखा है। एक को हमने कहा एकलिंगी और दूसरे को कहा द्विलिंगी। ठीक है ना, तो एकलिंगी हम किसे कहेंगे, जब नर या फिर मादा जो है ना, नर या फिर मादा लिंग जो है वो अलग अलग रहे, है ना। नर या फिर मादा लिंग जो है ना वो अलग व्यष्टियों पर भैया पाए जाते हैं, यानी अलग अलग जीव में पाए जाए।
जैसे हम लोग की बात करें, अगर मनुष्य की बात करें अगर, तो मनुष्य में क्या है, लड़का और लड़की होता है ना मेरे दोस्त। एक ही आदमी में भैया दोनों लिंग तो नहीं पाया जाता ना, एक ही आदमी में दोनों लिंग नहीं ना पाया जाता, अलग अलग होता है, लड़की का अलग लड़का का अलग, सेपरेशन है यहाँ पर। उसी तरह से देखा जाए मेरे तरबूज की बात करें, पपीता की बात करें, घोड़ा, बंदर, कबूतर, ये सब क्या है, ये सब एक लिंगी है। मेढक की बात करें, ये सब एक लिंगी है, यानी इसमें नर और मादा भी हमारे पाए जाते हैं अलग अलग, ठीक है ना, यानी दोनों लिंग भी हमारे अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। अब सुनो, अगर द्विलिंगी की बात करें मेरे दोस्त, द्विलिंगी की बात करें तो द्विलिंगी में क्या होता है, ये नर और मादा लिंग जो है ना वो एक ही जीव पर भी हमारे होते हैं, एक ही जीव में होते हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण भी हमारे केचुआ की बात कर रहे हैं, है ना, गोलकृमि की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, हाइड्रा की बात करते हैं, है ना, उसके बाद से यहाँ पे गुड़हल की बात कर ले, उसके बाद से यहाँ पे सरसों की बात कर ले, ये सब क्या है, ये सब द्विलिंगी है। इसको आप उभयलिंगी भी कह सकते हो, है ना, द्विलिंगी को आप क्या कह सकते हो, उभयलिंगी भी आप कह सकते हो, उभय, है ना, लिंगी भी कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हो बच्चा, आप उभय लिंगी भी यहाँ पर कह सकते हो। बोलो बस, बात खत्म, बात समझ में आ गई। इसको आप क्या कह सकते हो, इसको उभयलिंगी भी आप बाबू मेरे कह सकते हो। बस इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे बच्चा, हम लोग पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ये देखो कितना शानदार पुष्प है ना, बहुत मेहनत करके मैंने पढ़ाया है, मेरे इसको बनाया है मैंने, है ना, सुबह से हम लगे हैं और आप देख रहे हो कितना बजे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, है ना, 3 बजे से रिकॉर्डिंग शुरू किया है मैंने, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे दोस्त मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर सीधा सीधा, सुबह से मैंने बनाया मेरे दोस्त, बहुत मेहनत किया है मैंने आपकी पीपीटी पे, तो इसीलिए प्यार से पढ़ना, सब पढ़ के जाना, ठीक है ना। और बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ मैंने इसमें बनाया है, ठीक है। सुनो, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग पुष्पी पौधे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लैंगिक जनन देखेंगे। जिसपे पुष्प नहीं लगते ना बच्चा, उसमें लैंगिक जनन नहीं होता। क्यों नहीं होता गुरु जी, क्योंकि जो लैंगिक जनन ये क्या बोलते हैं, ये पौधों में या फिर पेड़ पौधों में जो जनन अंग होता है, जो मुख्य जनन अंग होता है, वो पुष्पों में ही पाए जाते हैं, ठीक है बच्चा। मैंने क्या कहा कि लैंगिक जनन के लिए सर पुष्पी पौधे में फूल या फिर पुष्प ही जो ना वास्तविक जनन भाग होता है। आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि भाई हमारे यहाँ पर जो वास्तविक ये क्या बोलते हैं जनन भाग जो है वो कौन होते हैं पेड़ पौधों में, तो आप कहिएगा मेरे तो पुष्प, उसके पुष्प, क्योंकि पुष्प के बिना कुछ नहीं होता, पुष्प के बिना कुछ नहीं होगा। लैंगिक जनन होना होता तो भी हमें पुष्प चाहिए ही चाहिए, ठीक ना। अब इसके भी हमें अलग अलग अंग जो है ना आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लो मेरे दोस्त ये क्या है अपना, बताओ जल्दी से, सब लोग मिलकर बताओगे, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर, क्या कहेंगे मेरे दोस्त, पुंकेसर कहेंगे, ठीक है, पुंकेसर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्त्री केसर कहेंगे, ठीक है ना, स्त्री केसर कहेंगे, ठीक है बच्चा। उसके बाद से इसको हम लोग अंडाशय कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अंडाशय कह देते हैं, ठीक है, अंडाशय, अंडाशय, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पंखुड़ी कह देंगे, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं ना बच्चा इसको हम लोग, हाँ गुरु जी कहते हैं, है ना। उसके बाद से इसको हम लोग कहते हैं बाह्यदल, ये बाह्यदल है, ठीक है ना। इसको हम लोग कह देंगे पुष्पासन। ओके बच्चा, अब सुनो, पुंकेसर भी हमारे जो ना, पुंकेसर में 2 भाग होते हैं, पुंकेसर के अपने 2 भाग हो गए। इसमें भी हमें परागकोश और तंतु, ये जो दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं परागकोश, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। और उसके बाद से ये क्या होता है मेरे दोस्त, ये होता है तंतु, तंतु बोले तो फिलामेंट। ये क्या होता है, तंतु, तंतु बोले तो फिलामेंट होता है। साथ ही साथ देखा जाए मेरे दोस्त, यहाँ पे सुनना, इसको हम लोग कहते हैं सर वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र कहते हैं, यानी स्त्री केसर वाले पार्ट में हम लोग कह देंगे यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर स्त्री केसर हम लिख देते हैं, स्त्री केसर, और इसके 3 पार्ट होते हैं, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, है ना। उसके बाद से इसको कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सर क्या, इसको कहते हैं, ये देखो वर्तिकाग्र है, इसको हम लोग कहते हैं वृत्तिका, और ये वाला अंडाशय वाला भाग, ठीक है, ये अंडाशय, आप देख सकते हो अंडाशय। तो यहाँ पर आपने देखा पुंकेसर में 2 भाग, परागकोश और तंतु, इसमें स्त्रीकेसर में वर्तिकाग्र, ये वृत्तिका और अंडाशय, ठीक ना, ये मिलकर के बनाते हैं। इसको हम पंखुड़ी कहते हैं। फूलों में पंखुड़ी क्या होता है, हमेशा कलरफुल होता है ना, रंगीन होता है वो, ठीक है। उसके बाद से अंडाशय हो गया यहाँ पर, और ये पुष्पासन जिसपे पुष्प में बैठा हुआ होता है ना। इसको हम लोग क्या कह दिए, जल्दी से बताओ फटाफट, इसको हमने कह दिया बाह्यदल कह दिया, ठीक है ना, इसको हमने कह दिया बाह्यदल कह दिया, ठीक है ना। अब सुनिए जरा ध्यान से क्या होता है। सबसे पहले मेरे दोस्त अगर देखा जाए कि इसमें हमने यहाँ पे बता रखा कि बाह्य दलपुंज, है ना, दलपुंज इसको कहते हैं।
पुमंग भी हमारे, है ना, इसको कहेंगे, और जयांग इसको कहेंगे। तो कहीं कहीं आपको मिलेगा पुमंग भी मिलेगा, जिसको हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं, यानी उसको, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। ठीक है ना बच्चा, तो इसीलिए मैंने दोनों लिख दिया आपको समझाने के लिए। यहाँ पे जयांग की बात करें तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्त्री केसर कहेंगे। ठीक ना, हम लोग इसको क्या कहेंगे, स्त्री केसर कहेंगे। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, दोनों सेम टू सेम है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जनन का जो पहला पार्ट होता है, सुनो जरा ध्यान से, सभी बच्चे प्यार से मिलकर सुनेंगे, है ना। जनन का जो पहला पार्ट होता है, जो पहला स्टेप होता है, उसमें होता है परागण। जनन का जो फर्स्ट स्टेप बाबू मेरे होता है, उसको हम लोग कहते हैं परागण। क्या कहते हैं बच्चा, परागण कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है बच्चा, तो जो पुष्प का भैया मेरे पहला पार्ट है, जो यानी जनन का, यानी पुष्पी पौधों में जो जनन की भाग हो रही है, बात हो रही है, तो उसमें जो पहला स्टेप होता है वो होता है परागण। क्या होता है बच्चा, परागण होता है। तो जो पहला स्टेप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो जैसे मान लो कि परागण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। क्या होता है बच्चा, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। ठीक ना, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है, सुनना पहले, फिर बाद में चर्चा करेंगे। स्वपरागण क्या होता है बच्चा, कि जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हो, या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हो, तो इसे स्वपरागण कहा गया। सुनो हम क्या बोल रहे हैं, यानी कहने का मतलब मेरे दोस्त, कि यहां पर जब मेरे दोस्त, जब एक ही पुष्प के परागकण, है ना, परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हो, या पौधे के अन्य पुष्प के भैया यानी उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर पहुंचते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण। लेकिन इससे पहले अपने को परागण तो जानना है ना, परागण क्या होता है। सबसे पहला काम क्या, अपने को परागण जानना है ना बच्चा, कि परागण क्या होता है। तो परागण में भैया मेरे यही होता है कि परागकण का पुष्प के पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। ठीक है, ठीक है, ओके ना बच्चा, बात क्लियर ना। हमने क्या कहा बच्चा, जल्दी से बताओ फटाफट। तो हमने यही ना कहा मेरे दोस्त, हमने यही कहा ना, अरे हमको डर लग रहा है ना कि कुछ आवाज किया है, हमको लग रहा है भैया बाहर कोई गैस तो लीक नहीं हो गया है ना। इसी चीज को हम बार बार देख रहे हैं कि भाई एसी चल रहा है तो ठंडा कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, समय खराब चल रहा है ना, क्या ये बताए, ठीक ना। तो हम वही चेक कर रहे हैं भाई, है ना, एसी ठंडा हवा दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्योंकि आवाज बहुत तेज हुआ था, कोई लगता है उधर से पत्थर मारा होगा या फिर जो भी है ना, हम उसी को चेक कर रहे हैं ना, तो इसीलिए आप परेशान ना हो। तो परागकण क्या होता है बच्चा, जल्दी से बताओ। तो सॉरी, ये परागण क्या होता है, तो सीधे सीधे परागकण का पुष्प के कहां से, पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, बस इतना याद रखना। ठीक है, दो प्रकार का होता है, स्वपरागण परपरागण। स्व का मतलब खुद से, खुद के पुष्प पे भैया सारा काम होगा, खुद के पुष्प पे सारा काम होगा। जैसे हम यहाँ पर देखें कि ये एक अकेला पुष्प है, यहाँ पर परागकण आपको दिख रहा है, अड़हुल का पुष्प लीजिएगा, किसका, अड़हुल का। अड़हुल का पुष्प लेने के बाद, है ना, आप अड़हुल का पुष्प लीजिएगा, और यहां से भैया मेरे जना यहाँ पर देखिएगा कुछ पीला पीला करके ऐसे ही दिखेगा आपको, दिख रहा है ना, पीला पीला करके यहाँ पर, ये ऐसे ही दिखेगा, छोटा 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 छोटा, ये क्या है, ये है परागकण। ठीक ना, यहां से उड़ के आएगा मेरे कहां, वर्तिकाग्र पर। माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, हवा के माध्यम से हो सकता है, ठीक है, पानी के माध्यम से हो सकता है, किसी कीट पतंग के माध्यम से हो सकता है, किसी चिड़िया के माध्यम से हो सकता है, उसके पैर में चिपक करके। तो यहां से भी हमें उड़ के आएगा कहां, अपने वर्तिकाग्र पे। यानी कहने का मतलब, हमने कहा कि ये क्या है, ये अपना जो है परागकोश है, और यहाँ पे हमने बना दिया वर्तिकाग्र। ठीक है, ये अपना वर्तिकाग्र है, यहां से परागकोण उड़ के आ गया यहाँ पर, बस परागण हो गया, बस परागण हो गया, हो गया, बात खत्म। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस परागण हो गया, बस इतना समझिए कि परागण बाबू मेरे हो गया। ठीक ना, बस इतना समझिए कि परागण हो गया, बात क्लियर ना। अब सुनिए,
अब मेरे दोस्त कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, स्वपरागण में मैंने कहा कि एक ही पुष्प के परागकोश से कहा वर्तिकाग्र पे परागकण का स्थानांतरण, या फिर उसी पौधे के, देखो सेम पौधा है, सेम पौधा से भी हमें यहां से उड़ा और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच गया, तो भी हम इसको कहेंगे स्वपरागण, तो अभी हम इसको कहेंगे स्वपरागण। लेकिन जब पुष्प अलग अलग हो जाएगा तो परपरागण हो जाएगा। जैसे यहां पे देखिए परपरागण की बात करें मेरे दोस्तों, इसमें क्या हो सकता है, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। जैसे यहां पर पौधा अलग अलग है, पुष्प अलग अलग खिले हुए हैं, अब इस पुष्प का जो ना परागकण इसके वर्तिकाग्र पर आया है तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, परपरागण। क्या हो गया बच्चा, ये परपरागण हो गया, क्या हो गया, परपरागण हो गया। तो यहां से कूद के क्या हो गया, यहां तक आ गया, बस बात खत्म। और क्या चाहिए बोलो, और क्या चाहिए बोलो, तो इसको हम लोग कह देते हैं परपरागण कह देते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ओके ना। अब इसके माध्यम भी हमें कुछ भी हो सकता है, कीट हो सकता है ना, इसके जो बाहरी कारक है, कीट हो सकता है, पक्षी हो सकता है, मनुष्य, वायु, जल इत्यादि इत्यादि जो है ये माध्यम हो सकते हैं, है ना, परागण करवाने के। परागण जब हो गया तो अब जानते हो क्या होगा, अब भैया हमारे आगे निषेचन की क्रिया होगी। परागण निषेचन नहीं होता है, मैं फिर से बता देता हूं, परागण का मतलब निषेचन नहीं होता है, परागण का मतलब ही होता है बस केवल स्थानांतरित हो रहा है परागकण। परागण का मतलब क्या होता है, बस केवल स्थानांतरित हो रहा है क्या, परागकण एक जगह से दूसरे जगह, बस वही परागण है, दूसरा कुछ है भी ना, ठीक ना। अब आइए देखते हैं मेरे दोस्त, अब होता है निषेचन का कार्यक्रम। क्या होता है बच्चा, अब निषेचन का कार्यक्रम यहां पर होगा, जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा, जनाब सब लोग गौर फरमाइएगा, फिर मजा आएगा देखना कैसे, ठीक ना। निषेचन कहने का मतलब जब परागकण यहां पर आके चिपक गया, आप लोग देख सकते हो यहां पर, है ना, परागकण भी यहां पर आके चिपक गया, आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, हाँ कुछ देख तो रहे, परागकण आके चिपका, परागकण आके चिपका है ना जी, हाँ गुरु चिपक गया, बहुत बढ़िया से चिपका है, हाँ बहुत बढ़िया से चिपका है। तो भी हमारे यहाँ पर आके जैसे चिपकेगा तो अब वर्तिकाग्र से भी हमारे क्या हो जाएगा, परागकण चिपकने के बाद जो ना परागकण से जो ना यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं पराग नली, इसी की बात हमने की थी रसायनानुवर्तन में, ये भी हमारे पराग नली विकसित हो जाएगा, पराग नली भी हमारे यहाँ पर विकसित होना शुरू हो जाएगा। ओके बच्चा, पराग नली क्या होगा, यहां से विकसित होना शुरू हो जाएगा। अब ये विकसित होकर कहां पहुंचेगा मेरे दोस्त, कहां पहुंचेगा बताओ, अपने अंडाशय के पास, अंडाशय के पास जो है ना अंडा इंतजार कर रहा है ना, कोई आए परदेसी, गाना कैसे है, केहू आयल परदेसी, अब भूल जाओ गाना याद नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो ना वो अंडाणु जो है वो इंतजार कर रहा है किसका, यहाँ पर नर युग्मक का, नर युग्मक किसमें है, परागकण में, नर युग्मक किसमें है, परागकण में, तो हम नर युग्मक किसको कहेंगे, परागकण को कहेंगे, मादा युग्मक अंडाणु को कहेंगे। तो यहाँ पर भी हमें ये परागकण बना और इसमें भी हमें जो है छोटे छोटे जो है ना इसके जो न्यूक्लियस होंगे वो इसमें आ जाएंगे और वही भी हमें जो है ना आ करके और क्या होंगे, यहाँ पर जो है ना क्या होंगे, निषेचन की क्रिया भी हमें संपन्न करवाएंगे, ठीक ना, यहाँ पर निषेचन क्रिया संपन्न करवाएंगे। जब निषेचन हो गया तो क्या होता है, अब सुनो, है ना। अब निषेचन क्रिया कहाँ होती है मेरे दोस्त, बीजांड के अंदर होती है। अब सुनते चलो, जब हमारा निषेचन हो जाता है, जब हमें सबसे पहले तो यहाँ पर हवा पानी के माध्यम से परागण हो गया, परागण के बाद मेरे दोस्त क्या हो गया, यहाँ पर निषेचन हो गया। देखो यहाँ पर कहाँ हो गया, मादा युग्मक का क्या हो गया, नर और मादा युग्मक का क्या हो गया, निषेचन हो गया। निषेचन के बाद क्या होता है, सुनो, निषेचन के बाद मेरे दोस्त युग्मनज का निर्माण होता है, हाँ गुरुजी होता है। निषेचन के बाद युग्मनज का, मैं फिर भी बोल रहा हूं मेरे दोस्त, अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देखना, फिर भी दिक्कत होगा तो आप ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, हम तैयार हैं, ठीक है, हम तैयार हैं। ओके बच्चा, तो अब यहां पर जब निषेचन हुआ किसका, परागकण का और अंडाणु का, मैं यहां पर लिख दूं क्या बताओ, मैंने लिखा है यहां पर परागकण का, ठीक है, और प्लस क्या मेरे दोस्त, अंडाणु का, अंडाणु मेरे दोस्त, है ना, इन दोनों का निषेचन हुआ तो यहाँ पर क्या बना मेरे दोस्त, युग्मनज बना। अब युग्मनज जैसे बना मेरे दोस्त, तो अब इस युग्मनज में क्या होगा, विभाजन की क्रिया भी हमें शुरू होगी, देखो यहाँ पर, और विभाजन होगा कि भ्रूण का निर्माण होगा। भ्रूण कहने का मतलब समझ लेना, अनडेवलप्ड बेबी, यानी जो अविकसित आप कह सकते हो मेरे दोस्त, अविकसित बच्चा कह सकते हो, उसको भ्रूण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर भ्रूण का निर्माण होगा और भ्रूण के निर्माण जो है धीरे धीरे विकसित हो करके और बीजांड से एक कठोर आवरण जो है विकसित होगा और बाद में ये बीज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक ना। बीजांड का बाहरी आवरण जो लग जाता है, जैसे आप लोग मान लो कि अखरोट खाते हो, उसका बाहरी आवरण क्या है, वो बीजांड, बीजांड का बाहरी आवरण है, ठीक है। नारियल का बाहरी आवरण क्या है, बीजांड ही तो है कि नहीं है, तो आप देख सकते हो। तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या ना, ये बीज में वो बदल जाता है और उसके बाद बाकी का सुनो, अंडाशय भी यहाँ पर क्या हो जाता है, ये फल में बदल जाता है। तो इसको याद रखिएगा हमेशा,
अंडाशय भी हमारे किस में बदल जाता है, फल में बाबू मेरे बदल जाता है। अंडाशय किस में बदलेगा, फल में। ये प्रश्न पूछा गया, इसको याद रखिएगा, VBI में कर लेना आप, है ना। इसको किस में रखोगे, VBI में आप कर लेना। तो ये बीज बनने की प्रक्रिया बाबू मेरे होती है। तो आपसे पूछा जाएगा तो यहां से शुरू कीजिएगा कि परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र पर स्वपरागन या फिर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर परपरागन द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं। फिर उसके बाद से क्या हो जाता है, परागकण से एक नलिका विकसित हो जाती है और जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। अंडाशय के अंदर नर मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। अब युग्मनज में क्या होता है, जरा देखो यहाँ पर, युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है और उसके बाद से भ्रूण विकसित होकर किस में परिवर्तित हो जाता है ना, बीज में परिवर्तित हो जाता है और बाकी अंडाशय जो है फल में बदल जाता है। तो आपसे पूछा जाता है फल में कौन परिवर्तित हो जाता है, अंडाशय, और बाकी जितने भी फूल वाले जो भाग होते हैं झड़ जाते हैं। हाँ, जितने भी फूल वाले भाग जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो झड़ जाते हैं, बात ही खत्म हो जाता है, और क्या। तो ये वाला काम आपको आना चाहिए, इसको एक बार फिर से आप देखिएगा। आगे देखिए, अब मनुष्य में प्रजनन की हम लोग बात करेंगे मेरे दोस्त। किसकी बात करेंगे हम लोग, मनुष्य में प्रजनन की बात करेंगे। अब हम लोग अपनी बात करेंगे, ठीक ना। अब हम लोग अपनी बात करेंगे। पुष्पों को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार, सब लोग मिलकर एक बार देख लेना, है ना, फिर से एक बार देखना इस चीज को। और उसके बाद से हम लोग है ना किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे मेरे दोस्त मनुष्य में प्रजनन की बात करेंगे, है ना। अब सुनिए, मनुष्य में प्रजनन से पहले एक काम होता है ना। अब ऐसा नहीं है बच्चा जन्म लिया प्रजनन करना शुरू कर दिया ना, ऐसा नहीं ना होता है। बच्चा जन्म लिया और प्रजनन करना शुरू हो गया। बताओ ऐसा अगर सिचुएशन होता, छोटा बच्चा फिर वो एक छोटा बच्चा फिर एक छोटा बच्चा, है ना, फिर एक छोटा छोटा बच्चे का भी हमें एक बहुत बड़ा देश हो जाता है कि नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो इसमें भी हमें कुछ समय लगता है, ठीक ना। समय लगता है किसमें, तो लैंगिक परिपक्वता आने में। लैंगिक परिपक्वता कहने का मतलब क्या, कि लैंगिक अंग जो है ना जब सक्षम हो जाते हैं जनन करने के लिए, जब जनन करने योग्य भैया मेरे हो जाते हैं तब उसको कहते हैं लैंगिक परिपक्वता अब आ गई, है ना। अब भैया मेरे इंसान सक्षम है जनन करने के लिए। मतलब यह कि जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में क्या अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। तो हम उसे किशोरावस्था की इस अवधि को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, यौनारंभ कहते हैं। यानी हम लोग भैया मेरे इसको प्यूबर्टी पीरियड कहते हैं, यहां से शुरू हो जाता है ना। यानी यौनारंभ में यानी हम लोग अब जवान होना शुरू हो गए, है ना। अब हमने जवानी में कदम रखनी शुरू कर दी, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यौन आरंभ कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें मेरे दोस्त कि अब इसको पहचानेंगे कैसे, इसको पहचानेंगे कैसे, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन बाबू मेरे आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके अंदर जो है देखने को मिलेंगे, आप कुछ ना कुछ परिवर्तन महसूस करोगे। जैसे मैं बात बताऊं यहां पर, जैसे किशोरों में, यानी किशोर कहने का मतलब क्या है, यहां पर दोनों में यानी लड़के और लड़कियों की बात कर रहे हैं। यानी किशोरों में एक समान अगर परिवर्तन होता है, वो कौन कौन से परिवर्तन है मेरे दोस्त, तो काख व जननांगों के पास जो है गहरे बालों का उगना, काख में बाल उगेगा और जननांगों के बीच भी हमें क्या होगा, बाल उगना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। जनन अंग की बात हो रही है ना, जनन अंग की बात हो रही है, तो वहां पर क्या होगा, बाल का आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद त्वचा तैलीय हो जाएगा और मुहासे निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। त्वचा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तैलीय हो जाएगा, है ना, तैलीय त्वचा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मुहासे भी हमें निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। पिंपल्स जना कभी कहा जा रहा है, पिंपल्स ना वाला फुंसी निकलना शुरू हो जाता है ना चेहरा में, है ना। शुक्र मनाओ कि हमारा भैया में नहीं निकला, हम बच गए इस सबसे, है ना। लेकिन आपके ब्रजेश सर में भैया में बहुत निकला था, है ना। खैर अब नहीं है ना, पहले बहुत निकला था, ठीक है बाबू। तो ये हो जाता है। साथ ही साथ अब अलग अलग कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे लड़कियों में भी हमें कुछ अलग परिवर्तन देखने को मिलता है, लड़कों में कुछ अलग परिवर्तन देखने को मिलता है। तो लड़कियों में क्या परिवर्तन मिलेगा, सुनो, स्तन के आकार में क्या होगा मेरे दोस्त, वृद्धि होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो स्तन के आकार में भी वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। और रजोधर्म यानी इसको हम लोग कहते हैं मासिक चक्र, या फिर इसी को कहते हैं ऋतुस्राव, है ना। इसको आप क्या कहोगे मेरे दोस्त, मासिक, आप इसको मासिक चक्र कह सकते हो, ठीक है। या फिर इसी को आप क्या कह सकते हो, ऋतुस्राव भी कह सकते हो, ठीक है बच्चा, ऋतुस्राव भी कह सकते हो। और रजोधर्म तो इसका नाम ही है ना। या फिर आप कह सकते हो मेरे दोस्त माहवारी, माहवारी भी इसको हम लोग कहते हैं। तो लड़कियों में माहवारी शुरू हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है बच्चा, लड़कियों में माहवारी भी हमारे शुरू यहाँ पर हो जाती है। बस इतनी सी बात है, आपको समझना है, ओके ना। ये वाला काम हो जाता है। तो फिर लड़कों में क्या होता है गुरुजी, तो लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का निकलना शुरू हो जाता है। लड़कों में क्या होता है बच्चा, लड़कों में दाढ़ी मूंछ भी हमें निकलना शुरू हो जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है। उसके साथ साथ आवाज फट जाता है, आवाज इतना फट जाएगा, इतना भारी आवाज आने लगेगा कि क्या ही बताया हो ना। तो इसमें भी हमें क्या हो जाता है, आवाज बाबू मेरे फट जाता है। तो आवाज का फटना,
और दाढ़ी मूछ का निकलना ये लड़कों में होता है, लड़कियों में दाढ़ी मूछ नहीं निकलता है ना। चलो ठीक है, तो ये कुछ समान परिवर्तन बाबू मेरे आपको देखने को मिलेंगे जब यौनारंभ प्रारंभ होगा, जब आप उस काल में प्रवेश करेंगे तो ये कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, कुछ अब जो है ना मानव जनन तंत्र की हम लोग बात कर रहे हैं ना, मानव जनन तंत्र की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले आइए मानव अंगों के बारे में हम समझते हैं, फिर हम इसके विधि बताएंगे, सारी प्रक्रिया हम आपको समझाने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। जैसे मान लो मेरे दोस्त यहाँ पर अपने पास सबसे पहले कौन जनन अंग होते हैं, तो भी हमारे एक जोड़ा क्या होता है, वृषण होता है अपने पास, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये बाहरी वाला है। फिर एक जोड़ा क्या होता है मेरे दोस्त, अपने पास वृषण होता है जो वृषण कोश में मौजूद होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे दोस्त, वृषण कहेंगे। और ये किस में रहेगा, तो वृषण कोश में रहता है ना, वृषण कोश में रहता है, ये वृषण कोश में भी हमें ये रहता है, और शरीर के बाहर यानी उदर गुहा के नीचे बाबू मेरे क्या होता है, ये अवस्थित होता है, और शरीर से बाहर इसीलिए रहता है ताकि ये शरीर से इसको कम टेम्परेचर चाहिए होता है, 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस। हमारे शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस है ना नॉर्मल टेम्परेचर, तो इससे 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस भी हमें कम चाहिए होता है, लगभग 34-33 जो है ना डिग्री सेल्सियस इसको चाहिए होता है शुक्राणु फॉर्मेशन करने के लिए, यानी शुक्राणु का निर्माण करने के लिए। तो इसी वृषण में क्या होता है मेरा, शुक्राणु का निर्माण होता है। क्या होता है बच्चा, यहाँ पर जो है ना शुक्राणु का निर्माण होता है, तो इसी वृषण में भी क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण बाबू मेरे होता है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे, देख लो क्या क्या है यहाँ पर वृषण में, तो कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण मेरे दोस्त वृषण में ही होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी यहीं से उत्पन्न होता है, इसको याद रखिएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी हमारे इसी वृषण से क्या होता है, उत्पन्न होता है, इसी के द्वारा स्रावित किया जाता है, ठीक ना। और टेस्टोस्टेरोन जो है ना वही आप में यौनारंभ लाने का काम बाबू मेरे करता है एक उम्र के बाद, है ना। हमको लगता है ना लड़कियों में 13-14 साल के बाद शुरू हो जाता है, लड़कियों में वही 12-13 के साल के साथ शुरू हो जाता है, और 14-15 में भी हमारे लड़कों में शुरू हो जाता है, ठीक ना। लड़कों में भी यही 14-15 में, हालांकि इसमें कंट्राडिक्शन है, कहीं कहीं कुछ और लिखता है, कहीं कहीं कुछ और लिखता है कि नहीं। तो बस ये मानक मान लीजिए 12-13 में लड़कियों में शुरू हो जाता है, 14-15 आप लड़कों में मान लें, लड़कों में थोड़ा सा लेट से आता है, ठीक ना। अब इस टेस्टोस्टेरोन की बात करें हम लोग, तो टेस्टोस्टेरोन में भी हमारे क्या ना शुक्राणु उत्पादन को नियंत्रित करता है ये, और साथ ही साथ लड़कों में यौनावस्था परिवर्तन लाता है, यानी यौनारंभ भी हमें लाता है, ठीक है ना। कौन कौन भाई, तो अपना टेस्टोस्टेरोन याद रखिएगा, वृषण से स्रावित होता है। अब इसके बाद से क्या मेरा शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहिनी ये है, इसको हम क्या कहेंगे, शुक्रवाहिनी कहेंगे, ठीक है बच्चा। ये क्या है शुक्रवाहिनी, इसका काम क्या होता है, जहां यहां पर जो शुक्राणु बना है ना बच्चा, यहां पर जो शुक्राणु बना है ना, इसको लेकर के आएगा, ये कहां पहुंचाएगा, पेनिस तक, है ना। तो ये क्या करता है, ये उत्पादित शुक्राणुओं का क्या करता है मेरे मोचन करता है ना, यहां से लेकर के आएगा। तो आपसे पूछा जाएगा, आप बताइए शुक्राणुओं का मोचन कहां होता है, ये प्रश्न एक बार पूछा गया था, तो आप कहिएगा शुक्रवाहिका में। कहां होता है, शुक्रवाहिका में होता है ना। मोचन शुक्रवाहिका द्वारा होता है, ये शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़ जाती है, यानी भैया मैंने क्या है, ये अपने पास मूत्राशय है, देख रहे हो, ये अपने पास मूत्राशय है, ठीक ना। और इस मूत्राशय भैया मैंने यहाँ पर देखो, ये नली भैया मैंने इससे निकल रही है ना, इसी से आकर के क्या हो जाता है, यहाँ पर जुड़ जाता है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जुड़ जा रहा है, ठीक ना। तो यहीं पे भैया मैंने क्या हो जाता है, ये जुड़ जाता है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो। ये अपना क्या है, ये जो है ना अपना मूत्राशय है, मूत्राशय, और यहाँ से कॉमन पैसेज है, ये देख रहे हो ना, ये कॉमन पैसेज, यानी करेगा यहाँ से मूत्र भी निकलेगा और अपना शुक्राणु भी यहीं से निकलेगा, ठीक है। इसी के साथ आकर क्या हो जाता है, ये जुड़ जाता है, कॉमन पैसेज हो जाता है, सुनो, ठीक है ना। उसके बाद से क्या होता है मेरे दोस्त, अब मूत्रमार्ग की बात हो गई, किसकी बात हो गई, मूत्रमार्ग। इसमें क्या है मेरे दोस्त, देखो ये है अपना मूत्रमार्ग, है ना। ये बाहरी आवरण को हम लोग क्या देते हैं, शिश्न होता है, ये जिसको हम लोग पेनिस कहते हैं, ये शिश्न होता है। इसका काम मेरे दोस्त मूत्र का उत्सर्जन करवाना और शुक्राणु का उत्सर्जन करवाना। शुक्राणु भी इससे बाहर निकलता है और अपना मूत्र भी इसी से बाहर निकलता है, ठीक है ना। अपना मूत्र भी इसी से बाहर निकलता है और शुक्राणु भी इसी के माध्यम से बाहर बाबू मेरे निकलता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम शिश्न कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, शिश्न कहते हैं। तो इसको देखो, यह मूत्र और वीर्य दोनों को बाहर निकालने का काम बाबू मेरे करता है। एक शब्द आया यहाँ पर वीर्य, वीर्य की हम लोग बात करते हैं, जरा ध्यान से सुन लेना। यहीं पर वीर्य में भैया में क्या होता है, शुक्राणु होता है प्लस शुक्राशय भी हमारे ये है, आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये शुक्राशय है, ठीक है बच्चा, शुक्राशय। तो वीर्य में क्या होता है, शुक्राणु प्लस शुक्राशय, शुक्राशय का स्राव, शुक्राशय का स्राव भी हमारे इसमें जो ना वो मिल जाता है। इसमें क्या हो गया, शुक्राणु हो गया और शुक्राशय का स्राव इसमें मिलेगा, तो ये तरल माध्यम में आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। शुक्राणु यहां से निकलेगा तो तरल माध्यम में नहीं निकलता वो ना,
यहाँ पर आके उसको तरल माध्यम बनाया जाता है। और ये शुक्राशय का जो स्राव है ना, ये पोषण देता है किसको, शुक्राणु को। ये तरल तो बनाता ही है और साथ ही साथ ये आगे बढ़ने में भी मदद करता है और साथ ही साथ ये पोषण देने का काम भी बाबू मेरे करता है किसको, शुक्राणु को। शुक्राणु बना कहाँ, यहाँ बना, यहां से निकल करके आया यहाँ शुक्राशय में जमा हुआ, यहाँ पर शुक्राशय का स्राव मिला। फिर आगे जो है यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे दोस्त, यहाँ पर जो ना कॉपर्स ग्लैंड इसको आप कह सकते हो, यहाँ से कॉपर्स ग्लैंड भी हमारे है, ठीक ना, और इसका भी स्राव इसके साथ मिल जाता है, ठीक ना, इसका भी स्राव इसके साथ मेरे मिलता है। हालांकि इसका काम कुछ और भी है, ठीक है ना, आगे बताएंगे। तो यहाँ पे शिश्न वाला काम हो गया। अब उसके बाद से भी हमें आता है संबंधित ग्रंथियां, ठीक है ना। सबसे पहले शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट, सॉरी कॉपर्स ग्लैंड उसको कहते हैं, प्रोस्टेट को भी हम लोग, ठीक ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, शुक्राशय ग्रंथि हो गया और प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया, ठीक है बच्चा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, शुक्राशय। और यहाँ पर जो दिख रहा है ना ये वाला बच्चा, ये वाला जो दिख रहा है ना, इसी को कहेंगे प्रोस्टेट, शुक्राशय और ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, ठीक ना। ये अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं, इससे क्या होता है, शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं, ठीक है, मैंने बताया अभी। और यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है, बिल्कुल बताया, और उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राशय ग्रंथियों का स्राव जो है वो मिलकर के क्या बनाते हैं, वीर्य बनाते हैं। देख लो यहाँ पर क्या बनाते हैं, वीर्य बनाते हैं, मैंने अभी बताया आपको। तो यहाँ पर आपने देखा मेरे दोस्त कि वीर्य का निर्माण कैसे होता है, शुक्राशय का काम क्या होता है, प्रोस्टेट का काम क्या होता है ना, ये इतना सारा काम मैंने आपको बताया कि यह जो है ना शुक्राणु को तरल बनाता है, यानी वीर्य जो डिस्चार्ज होता है वो कैसा होता है, वो आपका तरल माध्यम में होता है, ठीक ना। और वो जो तरल माध्यम जो है ना वो पोषण प्रदान करता है, फिर साथ ही साथ देखा जाए तो इसको स्थानांतरण यानी भागने में जो है ना मदद करता है, ठीक ना, मदद करता है। अब देखो मादा जनन तंत्र की हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। मादा जनन तंत्र में बाबू मेरे क्या है, इसमें ज्यादा कुछ है ना, है ना, इसमें ज्यादा कुछ बाबू मेरे है ना। आओ देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मेरे दोस्त, तो यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग कहेंगे क्या है, ये ओवरी है, यानी इसको कहेंगे हम लोग अंडाशय। अंडाशय दो होते हैं अंडाशय, ये भी क्या है बच्चा, अंडाशय, ये भी क्या है बच्चा, अंडाशय। अंडाशय दो होते हैं, याद रखना। इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त, हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और याद रखना जो शुक्राणु का निषेचन जो होगा ना वो यहीं पर होगा, देख रहे हो यहाँ पर, यहीं पर होगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या होता है मेरे दोस्त, निषेचन की क्रिया भी हमारे यहीं पर होती है ना, निषेचन भी हमारे यहाँ पर होता है, याद रखना, हमेशा याद रखना, ठीक ना। तो आपके पास हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, गर्भाशय है ना, क्या है ये, गर्भाशय। इसको आप कह सकते हो ग्रीवा, ये क्या है, ये है योनि, ठीक है, बात क्लियर ना। तो ये क्या है बच्चा, ये अंडाशय, यहाँ पर मेरे दोस्त जो है ना अंडाशय के ये अंडाणु का निषेचन होगा, उसके बाद ये गर्भाशय हो गया, ग्रीवा हो गया, और क्या हो गया मेरे दोस्त, ये योनि हो गया, ठीक ना। ये कुछ आपके ये मादा जनन, ये क्या बोलते हैं आप कह सकते हो तंत्र है। बारी बारी से देखना इसमें क्या है। अब इसमें अंडाशय का काम क्या होता है कि ये मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण करने का काम बाबू मेरे करता है। कौन कौन, अंडाशय। अंडाशय का काम क्या है बाबू मेरे, ये मादा युग्मक या फिर अंड कोशिका का निर्माण करने का काम बाबू मेरे ये करता है। कौन, अंडाशय। ये दोनों निर्माण करते हैं, निर्माण ये नहीं करते हैं, ये निर्माण नहीं करेंगे, इसमें परिपक्व होते हैं अंड कोशिका। क्योंकि बच्चे मैंने यहाँ पे कहा मेरे दोस्त, लड़की जन्म के समय से ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड लेकर यहाँ पर जो ना वो पैदा होती है, यानी लड़की के अंडाशय में पहले से ही हमारे हजारों अपरिपक्व अंड हैं, लेकिन जब उसका यौनारंभ होता है तो उस समय जो ना वो अंड कोशिका जो क्या होती है, परिपक्व होने वाले मेरे क्या हो जाते हैं, वो शुरू हो जाते हैं, तो उसके अंदर परिपक्वता आनी शुरू हो जाती है। अब आगे जरा ध्यान से सुनते चलिएगा सब लोग मिलकर के कि आगे क्या है बाबू मेरे, कि यौनारंभ पर इसमें से कुछ अंड जो है वो परिपक्व होने लगते हैं, और दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने जो है वो क्या हो जाते हैं, परिपक्व अंड को उत्पन्न किया जाता है। और अंडाशय जो है एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करने का काम बाबू मेरे करता है। तो यहाँ पे अंडाशय का काम मैंने क्या बताया कि ये दो अंडाशय है, ये दोनों एक ही साथ बाबू मेरे नहीं काम करते हैं, ये अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये अलग अलग काम करते हैं मेरे दोस्त, यानी एक महीना में ये अंडा देगा, फिर अगले महीना में ये देगा, फिर उसके अगले महीना में ये अल्टरनेट वे में बाबू मेरे काम करता है, फिर एक साथ बाबू मेरे ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये अंडाशय का काम हो गया। फिर देखा जाए अंडवाहिका की हम लोग काम करें, जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, है ना, इसी को हम लोग डिंब वाहिका भी कहते हैं, है ना, डिंब वाहिका भी हम लोग कहते हैं, डिंब वाहिका भी हम लोग कहते हैं इसको, ठीक है। हम लोग इसको क्या कहते हैं, डिंब वाहिका कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग अंडवाहिका या फिर फैलोपियन ट्यूब भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, फैलोपियन नलिका भी कहते हैं।
ये देखो अंडाशय द्वारा जो उत्पन्न अंड होता है ना मेरे दोस्त, कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करने का काम में कौन करता है? अपना अंडवाहिका करता है। और अंड कोशिका व शुक्राणु का मेरे दोस्त निषेचन यहीं पर होता है, अंड इसमें अंड कोशिका का और शुक्राणु का निषेचन भी हमें कहाँ होता है? यहीं पर होता है, आप देख सकते हो, ठीक ना, यहीं पर होता है। यानी इधर नहीं होगा निषेचन। जब पूछा जाएगा तो आप बताओगे कि डिंब वाहिका में हमें निषेचन होता है ना, ये प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। उसके बाद गर्भाशय की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो ये जो ना एक थैलीनुमा संरचना बाबू मेरे होता है। कैसा संरचना बाबू मेरे? थैलीनुमा संरचना होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये गर्भाशय है ये वाला, ये थैली के आकार का होता है, इसको नसपाती के आकार का भी कहते हैं हम लोग, है ना। किस आकार का होता है मेरे दोस्त? नसपाती के आकार का, है ना, नसपाती के आकार। नसपाती होता है ना, एक फल होता है खाने वाला, फिर उसके आकार का उम्र क्या होता है? ये गर्भाशय होता है, उल्टे नसपाती के आकार का, है ना, ऐसा कहा जाता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, मैंने बताया था, ये ग्रीवा है, ठीक है ना, सर्विक्स, और इसको हम लोग योनि कहते हैं। इसमें बाबू में क्या हो जाता है? ये खुलता है, ठीक है ना। तो गर्भाशय जो है किसमें खुलता है मेरे दोस्त? ग्रीवा के द्वारा योनि में बाबू मेरे खुलता है, ठीक है। तो ये मेरे दोस्त जो ना कुछ जननांग हो गए, किसके? यानी मादा जननांग हो गए, आप देख सकते हो, मादा जननांग बाबू मेरे ये हो गए, आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। अब सुनो आगे की बात है मेरे दोस्त, जब अंड कोशिका निषेचित होता है तो क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, इसमें मैंने लिखा नहीं है, बस कथा कहानी हम कहेंगे, बस इसको ध्यान से आपको सुनते चलना है ना। इस कथा कहानी को आपको सुन लेना है, दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है ना। जब अंड कोशिका का निषेचन बाबू मेरे होता है तो उस कंडीशन में क्या क्या होता है? सुनो, पहला काम होगा कि जब अंड कोशिका का निषेचन जब हो जाता है तो उस समय आपका ऋतुस्राव बंद हो जाएगा, रजोधर्म बंद हो जाएगा, रुक जाता है वो। जब अंड कोशिका का निषेचन बाबू मेरे हो जाएगा तो रजोधर्म रुक जाएगा। मैं आपको बताऊंगा आगे जब नहीं होता है तो क्या होता है। उस समय में निषेचन हो गया मेरे दोस्त, यहां पर निषेचन हो गया, इधर से शुक्राणु आया, इधर से भैया क्या आया? शुक्राणु आया, देख सकते हो आप लोग। इधर से क्या आया बच्चा? इधर से शुक्राणु आया, ठीक है ना, ये शुक्राणु आया, है ना, मिलियंस की संख्या में, लाखों की संख्या में क्या है? यहाँ पे शुक्राणु है ना। जो पहले पहुंच जाता है मेरे दोस्त, है ना, यहाँ से क्या होगा? शुक्राणु आए और ये पहुंचेंगे मेरे तो पहुंचते पहुंचे कहाँ पहुंचेंगे? अंडाणु के पास। यहाँ पर क्या हो गया? इसका निषेचन हो गया, ठीक है। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है मेरे दोस्त? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि अंडाणु और प्लस क्या मेरे शुक्राणु, ठीक है, इसके मिलने से आपको क्या मिलता है यहाँ पर बच्चा? यहाँ पर युग्मनज, युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है ना, युग्मनज का निर्माण हो गया। अब इस युग्मनज में क्या होगा? विभेदन होगा। विभेदन अभी नहीं होगा, सॉरी, विभेदन अभी नहीं होगा। अब ये युग्मनज जो है ना क्या होगा? गर्भाशय के दीवार में रोपित होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? गर्भाशय के दीवार में ये रोपित होगा, है ना। क्या होगा? ये गर्भाशय के दीवार में क्या होगा बच्चा? ये रोपित होगा, हाँ, जाके उसमें क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। यहां से निषेचन हो करके और आएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? यहाँ पर जो है ना ये आके रोपित हो जाएगा, रोपित हो गया, आया यहाँ पर, आया 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 रे सिम्बा आया, ठीक है, सुने हो नहीं सुने हो? तो ये आया यहाँ पर और आकर के, ठीक है। अब उसके बाद से क्या होगा मेरे दोस्त? इसमें जो ना अब गर्भाशय में रोपण के बाद ये जैसे ही रोपित हुआ, इसमें आके धसा, उसके बाद इसमें विभाजन की क्रिया शुरू हो जाएगी। अब युग्मनज में क्या होगा मेरे दोस्त? विभाजन होगा। बस सुनते चलना प्यार से। इसमें क्या होगा मेरे दोस्त? विभाजन होगा, और विभाजन के बाद क्या होगा? भ्रूण का निर्माण होगा, ठीक है। क्या होगा मेरे दोस्त? विभाजन के बाद क्या होगा? भ्रूण का निर्माण बाबू मेरे यहाँ पर हो जाएगा। और इसी साथ जो है जैसे भ्रूण का निर्माण होगा, यहाँ पे साथ ही साथ प्लेसेंटा का भी निर्माण होते रहेगा, देख सकते हो। प्लेसेंटा के निर्माण बाबू मेरे यहाँ पर होते रहेगा। ये प्लेसेंटा है यहाँ पर, ठीक है ना, जो किससे जुड़ा रहता है? बेबी के नाभि से जुड़ा रहता है। भ्रूण का निर्माण होता है मेरे दोस्त, तो साथ ही साथ क्या होता है? यहाँ पर प्लेसेंटा का भी निर्माण बाबू मेरे होना शुरू हो जाता है। तो प्लेसेंटा क्या होता है मेरे दोस्त? एक विशिष्ट प्रकार का क्या होता है मेरे दोस्त? तस्तरीनुमा संरचना होता है, या फिर विशिष्ट उत्तक का एक तस्तरीनुमा, तस्तरी मतलब प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये जो ना भ्रूण को पोषण देना बाबू मेरे क्या कर देता है? शुरू कर देता है, किसमें? गर्भाशय में। और धीरे धीरे भ्रूण का क्या होता है मेरे दोस्त? विकास होना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ उस प्लेसेंटा की अगर हम लोग बात करें, हम जिस प्लेसेंटा की बात करें, इस प्लेसेंटा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जैसे भी हमें माँ के गर्भ से, माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, तो माँ के रक्त से जितना भी पोषण तत्व होता है, पोषक तत्व, वो भ्रूण को मिलना शुरू हो जाता है। और जितना भी भ्रूण अपशिष्ट पदार्थ निकालता है उसका निपटारा यही प्लेसेंटा करता है। तो धीरे धीरे भी हमें क्या हो जाता है? यहाँ पर
माँ को जो माँ के गर्भ में ही बच्चों को माँ के रक्त से क्या होता है, यहाँ पर सारा जो ना पोषक तत्व तो मिलना इसको शुरू हो जाता है, इसका पोषण होना शुरू हो गया। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन इत्यादि जो ना पोषक तत्व भ्रूण को यहाँ से प्रदान करता है कौन, प्लेसेंटा करता है। और साथ ही साथ भ्रूण द्वारा जो उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका निपटारा भी यही प्लेसेंटा कर देता है। ठीक है। अब इसमें भैया मेरे पूर्णतः भ्रूण के विकास में अगर हम बात करें मेरे दोस्त, पूर्णतः भ्रूण के विकास में यानी अंड निषेचन से लेकर के बच्चे के जन्म के बाद तक के काल को हम लोग कहते हैं गर्भ काल कहते हैं। और इसमें लगभग कितने महीने लगते हैं, 9 महीने लगते हैं। यानी बच्चों को पूरे तरीके से तैयार होकर के जन्म लेने तक कितने, 9 महीने का समय बाबू मेरे लग जाता है। लगभग कितने समय लगते हैं, 9 महीने का समय बाबू मेरे लग जाता है। लेकिन चलो भाई बच्चा जन्म ले लिया है ना, और चलो मिठाई बांटो, बच्चा का जन्म हो गया। ठीक है ना। 9 महीने बाद जो ना बच्चे का जन्म बाबू मेरे यहाँ पर हो गया, बच्चा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ना, चलो ठीक है। अब उसके बाद से अगर हम लोग बात करें, अगर बाबू मेरे जनन जो है ना वो अगर यहाँ पर निषेचन नहीं होता है तो इसमें वो वाला शायद मैंने नहीं रखा है क्या, है ना, वो वाला नहीं रखा है मैंने, चलो कोई बात नहीं, उसको भी आप सुन लो, है ना, उसको भी आप सुन लो, वो वाला मैंने शायद नहीं लगा पाया मैं, कोई बात नहीं, उसको भी सुन लो कि अगर मान लो कि निषेचन नहीं होता है तो यहां पर आइए, जब निषेचन बाबू मेरे नहीं होगा, है ना, जब निषेचन, हाँ यहां पर लगा हुआ है, देखो गड़बड़िया था, है ना, जब, ठीक है ना, नहीं होता है, चलो ठीक है, यहां पर है, जब हमें निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है, देखो हर महीना जो है गर्भाशय, फिर से सुनना ध्यान से, हर महीना जो गर्भाशय है बाबू मेरे वो खुद को तैयार करता है किसके लिए, अंड कोशिका को अपने अंदर रोपित करने के लिए। यानी जो युग्मनज बना है ना, उसको इसमें धसाने के लिए, यानी अपने अंदर रोपित करने के लिए, यहाँ पर है ना, इसमें भी रोपित करने के लिए हर महीने खुद को तैयार करता है, कौन, गर्भाशय हर महीने तैयार करता है। तो जब निषेचन बाबू मेरे हो जाता है तब तो इसका काम हो गया, तब तो इसका काम बाबू मेरे हो गया। लेकिन जब निषेचन बाबू मेरे नहीं होता है, जब निषेचन नहीं होता है मेरे दोस्त, तो क्या करेगा, इसका कोई मतलब ही नहीं होगा इतना मोटा दीवार करने का। गर्भाशय अपनी दीवार को क्या करता है, वो मोटा करता है ना, और निषेचित अंड के इंतजार में वो रहता है कि निषेचित अंड आएगा, इसके साथ क्या होगा, रोपित होगा। बट ऐसा होता नहीं है। तो जब नहीं होता है रोपित, तो अब इस दीवार का कोई काम बाबू मेरे नहीं रह जाता है। तो गर्भाशय क्या करता है, अपने दीवार को तोड़ना शुरू कर देता है। तो जो ये आंतरिक दीवार आप देख रहे हो, ये टूटना प्रारंभ हो जाता है, और टूटेगा तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, रक्तवाहिका होती है, रक्तनलिका होती है। तो जब ये टूटता है मेरे दोस्तों, ये मांसल पदार्थ जो बाहर तो निकलता ही निकलता है, साथ ही साथ इससे कुछ रक्त भी भैया में निकलता है, उसके साथ साथ इससे कुछ म्यूकस भी आता है, और साथ ही साथ जो अनिषेचित अंड कोशिका है वो भी इससे जो है शरीर से बाहर बाबू मेरे निकल जाते हैं। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू मेरे, ऋतुस्राव कहते हैं। और ये हर महीने होता है, इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि जब निषेचित हो जाता है तो ऋतुस्राव आपका बंद हो जाता है। जब निषेचित अंड इसको मिल जाएगा तो काहे का टूटेगा भाई, जब ये टूटेगा ही नहीं तो रक्त निकलेगा ही नहीं, है ना, और इसमें जो भी मांसल पदार्थ हो वो बाहर निकलेगा ही नहीं। हाँ, तो ऋतुस्राव काहे का, तो जैसे भी हमारे यहाँ निषेचन होगा मामला सेट हो जाएगा। सबसे पहला ऋतुस्राव ही रुकता है, रजोधर्म ही रुकता है, जिसको हम मासिक चक्र कहते हैं, जिसको माहवारी भी हम लोग कहते हैं, है ना, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल इंग्लिश में कहते हैं, शॉर्टकट में उसको एमसी भी हम लोग कह देते हैं। ठीक ना। तो क्या हो जाता है मेरे दोस्त, यहाँ पर जो है ना ये ऋतुस्राव सबसे पहले बंद हो जाता है। ठीक ना, क्योंकि अब इसको अंड कोशिका भैया में निषेचित अंड कोशिका इसको मिल जाएगी, बस इतनी सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ है भी ना, समझ रहे हो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक ना, तो ये वाला काम बाबू मेरे हो जाता है। तो अब ये हो जाता है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता दूं, है ना, नोट में, है ना, नोट में मैं यहाँ पे बता देता हूं कि सुनिए, जो नर होता है, नर यानी मनुष्य में जो नर होता है, पुरुष, उसमें आजीवन शुक्राणु का निर्माण होता है। पहला यहां पर पुरुष में लिख लेना, पुरुष में आजीवन, है ना, क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु निर्माण होता है। ठीक है। और दूसरा नंबर की अगर हम लोग बात करें, दूसरा नंबर की बात करें, तो दूसरा नंबर जो महिला होती है, महिलाओं में लगभग 40 से 50 वर्ष की अगर हम लोग बात करें, 40 से 50 के बीच में, 40 से 50 के बीच में, है ना, 40 से 50 वर्ष के आयु में रजोनिवृत्ति
यानी कहने का रजो धर्म से छुटकारा, है ना। इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त, रजो निवृत्ति, है ना, रजो निवृत्ति कहते हैं, ठीक है, निवृत्ति, देखना हम भूल जाते हैं ना बार बार। रजो निवृत्ति होता है। रजो निवृत्ति कहने का मतलब क्या समझ रहे हो ना, यानी अब रजो धर्म से छुटकारा मिल गया, उससे निवारण हो गया, है ना, खत्म हो गया। यानी कहने का मतलब अब इसमें अंड कोशिका भी हमें नहीं बनेंगे। 40-50 की उम्र में मेनोपॉज हो जाता है ना, और उस समय जो ना अंड कोशिका नहीं बनते हैं, तो अंड कोशिका यानी उस समय जो ना महिला जो ना वो सक्षम नहीं होती है बच्चे देने में, ठीक है, रजो धर्म रुक जाता है, बच्चा देना बंद, बात खत्म। तो रजो निवृत्ति बाबू में हो जाता है, मासिक चक्र उस समय जाकर के रुक जाता है। इतनी सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ है भी ना, ठीक ना। जनन स्वास्थ्य की हम लोग बात, प्लेसेंटा हमने बता दिया आपको, गर्भकाल मैंने बता दिया। जनन स्वास्थ्य की हम लोग बात करते हैं आप सीधे सीधे। तो जनन स्वास्थ्य में क्या होता है मेरे दोस्त, तो इस स्वास्थ्य का मतलब सीधे सीधे यही होता है कि जनन से संबंधित सभी आयामों, जैसे मान लो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप में अगर स्वस्थ आप हैं, तो बस आप कह देंगे भी आपका जनन स्वास्थ्य भी हमें ठीक है, आप जनन करने में सक्षम हो। बस इतना काम बाबू मेरे आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। इतना काम बाबू मेरा तबियत बाबू मेरे खराब है, हमको बुखार लगा है ना, आप लोग एनर्जी में मेरे कमी देख रहे होंगे, ठीक ना। और इसे हम इसलिए चला रहे हैं मेरे दोस्त, ताकि जो शरीर गर्म हुआ है ना थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए ना, थोड़ा शरीर, लेकिन नहीं दिक्कत हो रहा है ना, ठीक है, इसी कारण से, तो याद रखिएगा, ओके। तो जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, कि आप हर मामले में क्या हो, स्वस्थ हो, हर तरीके से आप स्वस्थ हो, तो आपको कहेंगे आप जो ना आप जनन करने के लिए भी हमें फिट एंड फाइन हो। तो इसमें देखा जाए मेरे दोस्त कुछ संचारित रोग भी है ना, कुछ जनन संचारित रोग भी है, कुछ लैंगिक संचारित बाबू मेरे क्या है यहाँ पर रोग भी है। इसमें अगर देखा जाए तो एसटीडी आता है, यानी इसको हम लोग कहते हैं एसटीडी कहते हैं, यानी कहने के बाद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी लैंगिक संचारित रोग। एसटीडीज का मतलब क्या कहते हैं हम लोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, ठीक ना। अब ये अनेक प्रकार के रोग बाबू मेरे होते हैं, जिसमें अगर बेसिकली देखा जाए तो दो प्रकार के आपको लैंगिक संचारित रोग आप देख सकते हैं। इसमें एक जीवाणु जनित होता है, एक विषाणु जनित होता है। तो जीवाणु जनित में गोनोरिया और सिफिलिस, ये प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, याद रखिएगा इसको, है ना, इसमें ज्यादा कुछ है ना। विषाणु जनित में आप मस्सा कह सकते हो, HIV एड्स कह सकते हो, ये विषाणु है, और जीवाणु में गोनोरिया और सिफिलिस, ये दोनों पूछा जाता है। इसका उपचार मेरे दोस्त कंडोम के इस्तेमाल से क्या हो जाता है, इसको, इससे हम लोग बहुत हद तक बच सकते हैं, ठीक ना। कंडोम के इस्तेमाल से इसको कुछ सीमा तक जो ना भैया मेरे क्या है ना, इससे बचा जा सकता है। कंडोम का कुछ जो ना इस प्रकार से जो स्वरूप बाबू मेरे होता है, अगर आपसे मैं बताऊं यहाँ पर इस प्रकार का स्वरूप बाबू मेरे होता है, ठीक है ना। इसको जो ना शिश्न बोले तो पेनिस के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है ना, ताकि जो ना शुक्राणु जो भी इजेक्ट हो वो इसी में रह जाए, है ना, और गर्भाशय तक जाए ना, फैलोपियन नलिका तक जाए ना, है ना, स्त्री के शरीर में जाए ना, तो इसी में शुक्राणु भी हमारे रह जाता है, तो निषेचन की कोई बात ही नहीं होती है ना। और उसके साथ साथ सीधे सीधे संपर्क में भी हमारे आता भी नहीं है इंसान, तो इससे भी क्या हो जाता है, इंसान जो है वो बच जाता है इससे, ठीक ना। तो ये हो जाता है। फिर उसके बाद से गर्भरोधन का क्या मतलब होता है, गर्भरोधन का मतलब होता है गर्भधारण को रोक देना। गर्भरोधन का मतलब क्या होता है, गर्भधारण को रोक देना, उसको हम लोग क्या कह देते हैं मेरे दोस्त, गर्भरोधन हम उसे कह देते हैं, ठीक ना। अब इसको अलग अलग तरीके से हम लोग करते हैं, जैसे गर्भरोधन के प्रकार एक यांत्रिक विधि होता है। यांत्रिक विधि में क्या होता है, जैसे मान लो कि शुक्राणु को अंड कोशिका तक पहुंचने से हम लोग रोक देते हैं, ये यांत्रिक विधि है। अंड कोशिका तक हम लोग को जाने ही नहीं देना है, ठीक ना। तो इसमें शिश्न को ढकने वाले कंडोम का हम लोग इस्तेमाल कर लें, तो शुक्राणु उसी कंडोम में रह जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं, बातें खत्म। और योनि में रखे जाने वाले एक सर्वाइकल कैप आता है इस तरह से, है ना, इसको हम लोग योनि में प्लेस करते हैं, देखो यहाँ पर प्लेस किया गया है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेस किया गया है। तो योनि में भी हमने जाना, यहाँ पर प्लेस करने का काम होता है, ये सर्वाइकल कैप होता है, इसको योनि में लगा लो, है ना, यहाँ पे ये हो जाएगा खत्म, शुक्राणु आपका यहीं तक रह जाएगा, ठीक ना, अंदर जाएगा नहीं, बात खत्म, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग उसको रोक देते हैं। आगे देखा जाए हम लोग अगर देखें गर्भरोधन के प्रकार अगर देखा जाए, तो यहाँ पर रासायनिक तकनीक भी है, हमने यांत्रिक तकनीक बताया, फिर रासायनिक तकनीक में हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, कि मादा में अंड कोशिका न बनने देना, है ना, उसके बाद ये हार्मोन को डिस्टर्ब कर देना। अगर कोई टेबलेट हम लोग खिलाते हैं महिला को, तो उसके हार्मोन को क्या कर देता है मेरे दोस्त, वो डिस्टर्ब कर देता है, तो साइकिल बिगड़ जाता है, तो अंड कोशिका का वहां पर अंडोत्सर्ज होगा ही नहीं, ठीक है। तो हार्मोन का संतुलन भी हमें क्या हो जाता है, वहां पर परिवर्तित हो जाता है। और इसके अन्य प्रभाव यानी इसके साइड इफेक्ट्स भी हम पढ़ते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। एक और चीज मैं भूल गया हूं कि अंड कोशिका से अंडोत्सर्ज, है ना, अंड कोशिका से अंडोत्सर्ज मेरे कब होता है, अंड कोशिका से, है ना, अंडोत्सर्ज भी हमें कब होता है, तो 14वें दिन, यानी रजो धर्म के 14वें दिन, यानी रजो धर्म शुरू हुआ उसके 14वें दिन क्या होता है, अंडाशय से अंड कोशिका का अंडोत्सर्ज होता है, और वो फैलोपियन नलिका में इंतजार करता है, ठीक है ना।
तो वहां पर होता है। तो रासायनिक तकनीक में हम लोग दवाई खाते हैं, दवाई से हम लोग ऐसा काम करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसके विपरीत प्रभाव यानी साइड इफेक्ट्स मेरे इसके होते हैं। फिर आता है मेरे दोस्त एक IUCD आता है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये यूटेरस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यानी गर्भाशय के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, उसको प्लेस कर देते हैं। हाँ, इसमें कॉपर टी आ जाएगा आपका, इस प्रकार से कॉपर टी आपको देखने को मिलता है ना, इस प्रकार से होता है। इसको हम गर्भाशय के अंदर क्या कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं, जो शुक्राणु को क्या कर देता है मेरे दोस्त, मार देता है, आगे बढ़ने ही नहीं देता है, बात ही खत्म हो जाता है, गर्भधारण का मामला ही खत्म हो गया। तो एक भी हमारे ये हो जाता है ना। और शल्य चिकित्सा की अगर बात करें, जिसको हम लोग नसबंदी कहते हैं मेरे दोस्त, तो नसबंदी में सबसे पहले पुरुषों में शुक्रवाहिका को रोक करके काट दिया जाता है। जैसे मान लो पुरुष है मेरे दोस्त, इसको हमने काट दिया शुक्रवाहिका, यहां से काट दिया, तो यहां से शुक्राणु ऊपर जाएगा नहीं जाएगा ना, इसको काट करके ऊपर क्या किया गया, मोड़ के बांध दीजिए, इसको इधर भी हमने मोड़ के बांध दीजिए, बस बात खत्म। इसको इधर मोड़ के बांध दीजिए, ठीक ना, और इसको इधर मोड़ के बांध दीजिए, बात खत्म, दोनों का कनेक्शन खत्म, शुक्राणु ऊपर नहीं जाएगा, शुक्राणु ऊपर भी हमें जाएगा नहीं, तो शल्य चिकित्सा हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, नसबंदी हम लोग इसको कह देंगे, ठीक ना। एक आता है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी में भी वही होता है। इसमें क्या होता है, फैलोपियन नलिका को काट दिया जाता है, फैलोपियन नलिका को काट दो, इसको इधर मोड़ दो, इसको इधर मोड़ दो, इसको इधर मोड़ के, इसको इधर मोड़ के बांध दो, बात खत्म, कनेक्शन खत्म। अंडाणु आएगा यहीं तक रहेगा, आगे जाएगा नहीं, और नहीं इधर से शुक्राणु भी हमारे यहाँ तक आएगा, यहीं तक आकर भी हमें रुक जाएगा, आगे जाएगा नहीं, तो निषेचन की क्रिया यहाँ से भी नहीं होगी। तो शल्य चिकित्सा बोलता है ऑपरेशन करके ये काम बाबू मेरे होता है। नसबंदी होगा पुरुषों में और ट्यूबेक्टोमी होगा किसमें, महिलाओं में होगा। तो ये कुछ शल्य चिकित्सा के द्वारा मेरे जो ना ये हो जाता है ना, यहाँ तक। उसके बाद एक भ्रूण हत्या है, तो भ्रूण हत्या के बारे में तो आप सब जानते हो कि जो बेबी होती है, जो लड़की जो बच्चियां होती हैं, उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है ना। जो क्या है मेरे दोस्त, ये एक परसेप्शन है समाज में कि हाँ लड़कियां जो है ना ऐसा वैसा जो भी है ना, उसके कारण से गर्भ में मार देना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, भ्रूण हत्या कह देते हैं। और ये भ्रूण हत्या भी हमारे ये जो ना ये कानूनन अपराध है, ये समाज में नहीं होना चाहिए, है ना। गर्भ में भी लड़कियों को मार दिया जाता है, ये समाज की रूढ़िवादिता है, समाज की गंदी सोच है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके ना। तो इसी के साथ मेरे दोस्त अपना चैप्टर वर्क में यहाँ से समाप्त हो जाता है, और उम्मीद करता है आप लोग को अच्छा लगा होगा, हाँ, पर आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ाई की होगी। अगर समझ में नहीं आया एक बार फिर से वीडियो देखना, फिर भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, अगले दिन हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय सबको, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।